तो हेलो एवरीवन, हेलो टू माय नादान परिंदे। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून साक्षी, परवेज, अंशु, अर्पित, साहिल, राज पटवा। आई होप आप सभी बहुत मजे में होंगे। आपने रिवीजन किया होगा कंपनी लॉ में, SBIL में यहाँ पर। गुड आफ्टरनून ज्योति, लक्ष्य, आर्यन, मनीष। राम राम साहिल। Yes, Raj, I'm fine. Thank you so much for asking. Good afternoon, Subhashi. Same here, बच्चा लोग. Good afternoon, Arshi, कोयल, खुशी, कोमल, दीप ज्योति, लक्ष्य, गौरव, राधे राधे. Good afternoon, पंखुड़ी. Good afternoon, अंशुमेश. I'm good. मैं बहुत ठीक हूँ. बीच में एक दिन आई वॉज नॉट वेल और उसके बाद मैं कहीं बाहर चली गई थी एंड दैट इज़ वाई आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी. और आज मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी को इतने टाइम बाद देख के. यू नो वॉट, मेरा है ना पूरा दिन खाली खाली जाता है. इट फील्स वीकेंड जब तक कि मैं तुम्हें पढ़ा ना दूँ अच्छा नहीं लगता है. सो आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रेट टुडे. चलो. यस यस, मेरे नादान परिंदे एकदम परफेक्ट है, मजे में है. आई होप मेरे सारे नादान परिंदों ने इन दिनों रिवीजन किया है. जब आपकी क्लासेस नहीं हो पाती हैं सो डू नॉट पैनिक, पर रिवाइज किया करो उन चैप्टर्स को. यू शुड बी हैप्पी कि आपको टाइम मिल गया है रिवाइज करने का. ओके, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा. इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुलफिल करनी है, टू रिवाइज, टू डू राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट अटेम्प्ट करने की. ठीक है. अच्छा, सपना पूछ रही है मैम मैंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मुझे देखना चाहिए क्या? सपना, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा. सो आई विल इंसिस्ट यू, पहले आप चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 देखो, फिर आप इस लेक्चर पे स्विच करना. आई मिस्ड यू ऑल. ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे बच्चों ने बैकलॉग क्लियर कर दिया. दैट्स अ वेरी प्लीजेंट सरप्राइज, बहुत खुशी हुई है जान के. चलो, अभी जिनको भी अधूरा अधूरा लग रहा था अब थोड़ा पूरा करते हैं. और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 देखने वाले हैं. राइट? क्या रेडी हो आप सभी लोग? बच्चा समझना, चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 जो हमने पढ़ा था उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स थे. आई होप आपने वो न्यूमेरिकल्स को फिर से सॉल्व किया है अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास. अपने अपने हाथों से सेल्फ स्टडी करके उसे सॉल्व किया है और प्रोविजन को यहाँ पर समझा है. वी विल नाउ सी द रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर विथ डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड डिविडेंडम से, विच इज प्रॉफिट्स. जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स में, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर डिविडेंड. यहाँ पर सेक्शन क्या है डिविडेंड का? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 35 बताता है डिविडेंड के बारे में. डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी आता है और फाइनल डिविडेंड भी आता है. अच्छा, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में मेजर क्या चीज़ है? सी, फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में. फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है? मेरे साथ बोलना है. इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. फाइनल डिविडेंड आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, एट द AGM में डिक्लेयर होता है. अच्छा, इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGM, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में होता है. एंड इंटरिम डिविडेंड को कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहाँ पर शेयर होल्डर का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर यहाँ पर करते हैं. एम आई वेरी क्लियर? यहाँ पर फाइनलाइजेशन नहीं होता है अभी तक अकाउंट्स का. अच्छा, डिविडेंड क्या डिक्लेयर करना कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं, डिविडेंड को डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है. बट वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, अभी कंपनी कैन नॉट रिवोक द डिविडेंड. एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड को तो इट बिकम अ डेट टू द कंपनी एंड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. एम आई वेरी क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है हमें? अच्छा, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ कहाँ से डिक्लेयर कर सकते हो? तो कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है वहां से डिक्लेयर कर दे डिविडेंड. करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, या फिर जो भी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है. अच्छा,
इफ एट ऑल आपकी कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, तो इस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करने वाली है बेटा, डिविडेंड को डिक्लेयर कर देगी। लेकिन 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 ध्यान रहे, बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड कुछ चीजों को लेस करना पड़ता है। यहाँ पर क्या लेस करना रहेगा आपको, अगर आपका पास्ट ईयर में कोई भी लॉस हुआ है उसे माइनस कर दो, ओके दीदी। डेप्रिसिएशन माइनस करना रहेगा आपको, परफेक्ट, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं कुछ पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो भी माइनस कर दो। आफ्टर दैट उस करंट ईयर के प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एम आई वेरी क्लियर? करंट ईयर के प्रॉफिट में से तीन चीजें माइनस करनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, पास्ट में कुछ लॉसेस हुए उसको माइनस करोगे, एंड लास्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जरूरी नहीं है, में चाहे तो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, देन व्हाट वी विल डू, आप यहाँ पर रूल 3 लगाओगे। इट मीन्स रूल 3 कब लगेगा, जब है यहाँ पर इनएडिक्वेट प्रॉफिट। याद आ रहा है, रूल 3 कब लगेगा, जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट है मतलब इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस है, फिर भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती। कंपनी कैसे करेगी, रूल 3 की कंडीशंस याद करो एक बार। पिछले 3 साल में जो डिविडेंड दिया जिस परसेंटेज का, उसका एवरेज निकाला जाएगा। सो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे सबसे पहले, ओके। डिविडेंड कहाँ से देते, फ्री रिजर्व से देते। कितना परसेंटेज दोगे, मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से निकाल दिया, उसके बाद बैलेंस कितना होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्या ये क्लियर है, फिर से बोलो मैं, लास्ट 3 साल का एवरेज निकालेंगे, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, बचना कितना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए यहाँ पर। एम आई क्लियर? अच्छा, उसके बाद भी जो अमाउंट आएगा, अगर कोई पास्ट ईयर का लॉस क्वेश्चन में दे रखा है, यू हैव टू एडजस्ट दैट पास्ट ईयर लॉस, आपको उसे माइनस करना रहेगा। क्या ये बात क्लियर है हमारे दिमाग में, एकदम क्लियर है क्या? अच्छा, कंपनी ने अगर पिछले 3 साल में डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इंटरिम डिविडेंड के सोर्सेस मुझे बता दो, इंटरिम डिविडेंड देना है यहाँ पर, और कंपनी को इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लगेगी, विच इज पिछले 3 साल का डिविडेंड जो है उसका एवरेज रेट निकाला जाएगा। ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड में सिर्फ एक कंडीशन ही यहाँ पर लगेगी। अच्छा, क्या डिविडेंड कैश में दे सकते हैं, चेक के थ्रू यस, वारंट के थ्रू यस, इलेक्ट्रॉनिक मोड यस, पर डिविडेंड कभी भी काइंड में पे नहीं यहाँ पर कर सकते हैं। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? लास्ट क्लास का भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। क्या आगे बढ़ा जाए, अच्छे से रीकैप हो गया हमारे दिमाग में। नाउ वी विल सी आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज सेक्शन 124, 126, 127 पढ़ेंगे। आपका अमाउंट कब ईपीएफ में ट्रांसफर होता है, सेक्शन 125 क्या बोलता है यहाँ पर, और कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो इन शॉर्ट कहने से आज आप पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 124 टू 127 मेरे साथ पढ़ने वाले हो। शैल वी स्टार्ट में नादान परिंदो, क्या स्टार्ट करें? चलो, अरे बहुत मज़ा आने वाला है आज तो हमें, बहुते मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपको एक प्यारा सा चार्ट दिख रहा होगा जो बोलता है यहाँ पर सेक्शन नंबर 124। हाँ जी, क्या बोलता है सेक्शन नंबर 124 यहाँ पर, हमें क्या समझ आया है, एकदम लॉजिकली प्रैक्टिकली समझना। हमारी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड, गोलमाल लिमिटेड चाहती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करा जाए इन सारे के सारे नादान परिंदों को, ओके। डिविडेंड सबसे पहले रिकमेंड होगा, टॉकिंग अबाउट द फाइनल डिविडेंड, तो ये बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले रिकमेंड किया जाएगा, ओके दीदी। फिर कहाँ डिक्लेयर होता है ये डिक्लेयर हो जाएगा आपकी एजीएम में। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, एजीएम में डिक्लेयर कर देंगे।
यहाँ तक क्लैरिटी है। अभी ये पॉइंट बोलता है, टाइम लिमिट के बारे में बात करता है, टाइमलाइन के बारे में बात करता है कि कब तक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाना चाहिए। सो वी आर नाउ हियर सी द टाइम लिमिट। सबसे पहला बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया, फिर शेयर होल्डर्स ने एजीएम में डिक्लेयर कर दिया। जब से डिक्लेयर हुआ है वहाँ से 5 डेज के अंदर अंदर वो पैसा आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। समझना, आज डिक्लेयर करा मैंने कि हम सारे नादान परिंदों को 5% डिविडेंड देने वाले हैं। जब से डिक्लेयर हुआ है वहाँ से 5 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू ट्रांसफर दैट अमाउंट। आपको उस अमाउंट को ट्रांसफर करना है इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट, और वो भी एक शेड्यूल्ड बैंक में, इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होती है? आरबीआई ने एक लिस्ट बना रखी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, कि उधर ही आपको ट्रांसफर करना रहेगा। क्या हमें समझ आ गया? अच्छा मुझे टाइम लिमिट बताओ, जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कितने दिनों के अंदर अंदर वो पैसा हमें अलग से एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है? कितने दिनों में? फटाफट मुझे लाइव चैट में हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। यू हैव टू स्पीक विथ मी। जैसे तुम सोचते हो ना हर मंथ इतना मैं सेव करने वाला हूँ, सो दैट तुम कहीं उसका एक्सपेंडिचर ना कर दो, व्हाट यू विल डू, कहीं अलग रख दोगे। वैसे ही कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, वहाँ से 5 डेज के अंदर अंदर कंपनी इसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, अभी सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर तो कर दिया है, लोगों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना भी तो है। तो कितने दिनों के अंदर डिविडेंड दोगे? यहाँ पर जब से डिक्लेयर हुआ है, जब से डिक्लेयर हुआ है, डिक्लेरेशन हुआ है, यहाँ से ही 30 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। जब से मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया वहाँ से 5 डेज के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओके, कर दिया। अभी जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था ना वहाँ से ही 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है? सारे के सारे शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट कितने दिनों के अंदर करना है? 30 डेज के अंदर। सेपरेट बैंक अकाउंट में कितने दिन में ट्रांसफर करना है? 5 डेज के अंदर अंदर। सॉर्टेड है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुका है। अभी समझो, कंपनी एकदम ही नालायक निकली। कैसे निकली? तुम्हारी तरह ही कंपनी एकदम ही नालायक निकली। कंपनी बोलती है यहाँ पर कि नहीं किया हमने, पेमेंट नहीं किया 30 डेज के अंदर। सो इफ कंपनी हैज नॉट डन पेमेंट इन 30 डेज, कंपनी ने इन 30 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं किया है, तो ये पैसा आपको 7 डेज में कहाँ डिपॉजिट करना है? आपको एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट करना है। बच्चा मैं समझती हूँ ये सारे नाम आपके लिए बहुत नए से हैं, है ना? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये सब आपके लिए बहुत नया है। आई एम योर ट्राइंग टू गो स्लो, लेकिन आपको भी समझने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी फैमिलियर विद द टर्म्स हियर। सो सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ विद इन अ पीरियड ऑफ 5 डेज डिपॉजिट करना है इसे सेपरेट बैंक अकाउंट में। जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ विद इन 30 डेज यू हैव टू मेक द पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। इफ नॉट मेड द पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स विद इन 30 डेज, 30 दिन में आपने पेमेंट किया ही नहीं है, तो अब ये जो पैसा पड़ा है इसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? 7 डेज के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसका एक और नाम है, दैट इज अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। अच्छा, अनपेड क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पर कंपनी ने पे ही नहीं किया है, तो एक अलग अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर देंगे। यस दीपांशु, इट इज नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी स्पीड में पढ़ाना, ताकि तुम्हारे दिमाग में टाइमलाइन जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक हमें समझ आ गया है कि 7 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। जब से आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर किया है, यहाँ पर आपने क्या किया है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वहां से 90 डेज के अंदर अंदर आपको बोला गया, अरे वो कंपनी, सुनो सुनो, तुम्हें एक स्टेटमेंट बनानी है। उस स्टेटमेंट के अंदर तुम्हें मेंबर्स का नाम लिखना है,
उनका कितना डिविडेंड अनपेड है आपको वो लिखना है, और वो स्टेटमेंट बना के यू हैव टू डिस्क्लोज इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी डिस्क्लोज करना रहेगा, कंपनी की वेबसाइट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। समझने की कोशिश करना, आपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर अभी ट्रांसफर किया, वहां से 90 डेज में आपको एक स्टेटमेंट बनानी कि ये लोग हैं और इनका पैसा देना बाकी है, और ये आपको स्टेटमेंट कंपनी की वेबसाइट पर लगानी रहेगी। उसके बाद ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा कब तक पड़ा रहेगा, कब तक इंतजार करोगे आप लोग, 7 ईयर्स तक, कंपनी 7 साल तक पैसा यहाँ पर रखेगी। अभी क्या, अभी 7 साल हो गया ना, 7 साल खत्म हो गया, अब क्या करे कंपनी, मजे करे क्या, ये पैसे कंपनी के हो गए क्या, नहीं, 7 ईयर्स तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा। उसके बाद भी ये पैसा कहाँ चला जाएगा, उसके बाद भी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं लिया, शेयर होल्डर को डिविडेंड का पैसा नहीं मिला, तो ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा IEPF में। IEPF क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, बोलो मेरे साथ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये आप आगे इसकी फुल फॉर्म भी देखोगे, लेकिन फिर भी लिख देते हैं हम, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जरा एक बार ये टाइम लिमिट देख लो। आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस एंड आपको इसका आंसर देना रहेगा बेस्ड अपॉन द नंबर्स एंड द टाइमलाइंस। एक बार देख लो, फिर टाइम लिमिट पे क्वेश्चन पूछती हूँ। एक बार फिर से सुन लो, अच्छे से सुन लो, यस यस यस। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है वहां से 5 डेज के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जब से डिविडेंड डिक्लेयर किया वहां से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी हैव टू मेक अ पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। इफ द कंपनी हैज नॉट पेड टू शेयर होल्डर्स, 30 डेज में पेमेंट नहीं किया है यहाँ पर शेयर होल्डर को उन्होंने, ठीक है, तो ये पैसे को 7 डेज के अंदर डिपॉजिट करना है, कहाँ पर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये पैसा रहेगा 7 साल तक। जब से अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा गया वहां से 90 डेज के अंदर अंदर आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, मेंबर्स कौन है, कितना डिविडेंड बाकी है, और वेबसाइट पे पब्लिश करना है। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स तक भी पैसा बढ़ा है, सो आफ्टर 7 ईयर्स ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। पेनल्टी और इंटरेस्ट बाद में बताएंगे दीपांशु। चल एक बार फिर से आप लोगों के लिए टाइम लिमिट मैं यहाँ पर बता रही हूँ। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ओके, सो यहाँ पर आपका डिविडेंड हुआ डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, वहां से 5 डेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है, सेपरेट बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट कहाँ होना चाहिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वहां से 30 डेज में आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं किया, ठीक है, इफ नॉट पेड विद इन 30 डेज, 30 डेज में आपने पेमेंट ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, अब ये जो पैसा है विद इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर अंदर कहाँ कर दो, डिपॉजिट कर दो इसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। आप चाहो तो ये बना सकते हो, ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया है, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट बनानी विद इन 90 डेज, स्टेटमेंट बनानी है और उसको पब्लिश करना है कंपनी की वेबसाइट पर भी और सीजी की वेबसाइट पर भी, कंपनी की भी और सीजी की भी। 7 ईयर्स तक ये पैसा पड़ा रहेगा, ये कब तक पड़ा रहेगा, 7 ईयर्स तक ये पैसा पड़ा रहेगा। आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स दिस अमाउंट विल गेट ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड,
एम आई वेरी 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 क्लियर? क्या ये क्लियर है? नहीं गौरव, किसने बोला कि डिविडेंड हर साल मिलेगा? इट इज नॉट कंपल्सरी कि डिविडेंड आपको हर साल मिले। यस यस संजय, परफेक्ट। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, यहाँ पर 7 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है? इफ नॉट पेड मतलब ही यही हो गया, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज 30 दिन निकल गए, आपने पेमेंट ही नहीं किया, तो दिस अमाउंट हैव्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। पक्का क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस पूछूं मैं? ठीक है। सो माय नंबर 1 क्वेश्चन इज, मेरा पॉज करके लिख दो पीयूष। मेरा सबसे पहला पहला क्वेश्चन है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 13 अगस्त को, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 13 अगस्त को, तो कितने दिनों में आपको उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है? मुझे डेट बताओ, कब तक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए? कब तक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए? मैम 5 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। 14th 15th 16th 17th 18th 18 तक इसे ट्रांसफर कर दो सेपरेट बैंक अकाउंट में। अच्छा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये जो पैसा है, ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा कब तक पड़ा रहेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा कब तक रहेगा? कितने टाइम तक रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में? मैक्सिमम वो रह सकता है कितने टाइम तक? 7 years तक। परफेक्ट आंसर गाइस, एकदम परफेक्ट। 18 अगस्त, वेरी गुड। अच्छा, कितने दिनों के अंदर अंदर आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, एक स्टेटमेंट बना के वेबसाइट पे पब्लिश करना है? इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में? 90 डेज के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा है, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, परफेक्ट। और 7 साल तक पड़ा रहेगा, 7 years के बाद कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। कंपनी को शेयर होल्डर्स को पेमेंट कितने दिनों में करना है? 30 डेज में। 30 डेज कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पेमेंट नहीं किया तो कितने दिन में ट्रांसफर करना है? 7 डेज में ट्रांसफर करना रहेगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है हमें? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? हर एक टाइम लिमिट दिमाग में चली गई है? मैम मैंने ई नोट्स की फोटोकॉपी करवा ली है। ओके ग्रेट, ई नोट्स की फोटोकॉपी करा दी राज। सी आई विल रिकमेंड, ई नोट्स आर सफिशिएंट, लेकिन फिर भी आप मॉड्यूल की एक रीडिंग ले सकते हो, ठीक है? इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम तो आप ऐसा कर सकते हो। ऑल परफेक्ट, ऑल क्लियर। अब ये एक पेनल्टी वाला पॉइंट है यहाँ पर, जो क्या बोलता है, ये कंपनी ने 30 डेज में पेमेंट नहीं किया, हम उस पैसे को डिपॉजिट कर देंगे 7 डेज के अंदर अंदर इनटू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है? अभी अगर आपने 7 डेज में डिपॉजिट नहीं निकला, यहाँ पर तो कंपनी थी नालायक, ठीक है? कंपनी ने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो बोला नालायक को तुम अब 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कंपनी महानालायक निकली, उसने 7 डेज के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं किया। तो अब तो भैया यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी कितनी लगेगी? यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 12% ऑन अनपेड डिविडेंड अमाउंट। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ को ट्रांसफर करना था 7 डेज में, 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफर नहीं किया 7 डेज में, तो उस पैसे के ऊपर 12% इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा। क्या ये क्लियर हुआ? समझ आया पेनल्टी किस पे लग रही है? बिकॉज आपने 7 डेज के अंदर ट्रांसफर नहीं किया वो अमाउंट, इसलिए पेनल्टी लग रही है। और पेनल्टी कितनी है? 12%। क्या ये क्लियर है? See, Gaurav, if the dividend is provided every year, the thing is that अगर कंपनी ने पे नहीं किया डिविडेंड, इन दैट केस दैट अमाउंट विल गो टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है? वहां पर भी कंपनी एक स्टेटमेंट भेजेगी, लोगों को बताएगी आपका पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है, पीपल कैन क्लेम फ्रॉम द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है? वहां से लोग क्लेम कर सकते हैं। सो इट विल नॉट गेट फ्रीज्ड हियर। फ्रीज कब हो जाएगा? वो यहाँ पर आईईपीएफ में जाकर हो जाएगा, और वहां पर भी आप समझोगे आईईपीएफ से भी लोग आपका पैसा ले सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टिल नाउ?
अच्छा, समझ आ गया हमें। 7 years के बाद क्या होगा? 7 years के बाद कंपनी विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। समझा? ओके। और जब से अनपेड डिविडेंड अकाउंट में था, 90 डेज में आपको स्टेटमेंट बनानी थी, वो हम देख चुके हैं। कंपनी स्टेटमेंट देगी हर एक मेंबर को, अथॉरिटी को देगी यहाँ पर, और बता देगी कि आपका जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पड़ा हुआ है। यू डोंट नीड टू लर्न दिस। जनरली हम पेनल्टी पर इतना फोकस नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द पार्ट कि आपको सेक्शंस पता हो, आपको प्रोविजंस पता हो, बिकॉज देर आर वेरी लेस चांसेस कि आपसे पेनल्टी पूछी जाएगी। वेन एवर एंड वेर एवर इट इज़ नेसेसरी टू लर्न द पेनल्टी, आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि कब आपको कौन सी पेनल्टी याद करनी है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट बात करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड। ज़रा मुझे चैट बॉक्स में हर एक बच्चा बताएगा डिविडेंड का पेमेंट कितने दिनों में करना है। व्हेन द डिविडेंड शुड बी डन, बताओ, व्हेन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड शुड बी डन, कितने दिनों में करना है? सलेश, कोयल, उदिता, ज्योति, बताओ जरा। डिविडेंड का पेमेंट कितने दिनों में करना है? परफेक्ट, साक्षी, निशांत, 30 डेज के अंदर अंदर करना है। कहाँ से 30 डेज है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। परफेक्ट, प्रियांशी, नैन्सी, कोमल, जैनब, चांदनी, यस, 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। परफेक्ट संजय। तो आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट करना है फ्रॉम द डिक्लेरेशन। नहीं किया, क्या नहीं किया? पेमेंट नहीं किया 30 डेज में, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर अब आपको पेनल्टी भी लगती है। हमने पहले देखा था कि अगर 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, आपको 7 डेज के अंदर अंदर वो अमाउंट को ट्रांसफर करना है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। एकदम सही है। लेकिन अभी आपने 30 डेज में पेमेंट नहीं किया ना, तो यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी तो लगेगी, बिकॉज इट इज़ अ नॉन कंप्लायंस। अगर आपने 30 डेज में पे नहीं किया, सो कहने से ये नॉन कंप्लायंस है, बिकॉज लॉ बोलता है जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड विद इन 30 डेज। आपने नहीं पे किया, दिस इज अ नॉन कंप्लाइंस, एंड वेन एवर देर इज अ नॉन कंप्लाइंस आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो अभी समझो चीज़ों को, ये नॉन कंप्लाइंस है, डिविडेंड 30 डेज के अंदर पे नहीं किया है, तो ये डिफॉल्ट माना जाएगा कंपनी के एंड से और पेनल्टी इम्पोज होगी। यहाँ पर पेनल्टी कितनी है? इंटरेस्ट है 18% पर एनम, जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, दिस पेनल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जनरली आई डोंट फोकस ऑन पेनल्टीज, लेकिन ये पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। ये बोला है इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18% लगेगा पर एनम, जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि 11 जनवरी को क्या हुआ है? 11 जनवरी नहीं, चलो ले लेते हैं 11 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। सो कहना इसे 11 अप्रैल को मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? यहाँ पे डिविडेंड पे करना है। ओके मैम, सो आपको 30 डेज में ना डिविडेंड पे कर देना चाहिए था। टेंटेटिवली आई एम टेकिंग हियर 11 मई कि 30 डेज में पे करना चाहिए था। मैंने डिविडेंड 11 मई को पे नहीं किया। मैंने डिविडेंड कब जाकर पे किया है? यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, 30 मई को पे किया या 31 मई को पे किया है। तो क्या कंपनी पे पेनल्टी लगेगी? ध्यान से सुनना। यस, पेनल्टी तो लगेगी क्योंकि डिफॉल्ट हुआ है। 11 मई तक पेमेंट हो जाना चाहिए, 11 मई तक पेमेंट नहीं हुआ। सो हियर द पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन द कंपनी। कितना है? 18% इंटरेस्ट पर एनम, जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। डिफॉल्ट 31 मई तक था। हम मानते हैं कि जो अमाउंट था वो था 20,000 का। तो कैसे पेनल्टी इम्पोज करोगे? 20,000 के ऊपर 18% इंटरेस्ट लगेगा, पर कितने दिनों का लगेगा? डिफॉल्ट कितने दिनों का था? यहाँ पे 20 डेज का ही था। ठीक है। जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, 18% इंटरेस्ट पर एनम है, पूरे साल का है। टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, इट मीन्स 20 डेज का, अपॉन साल में होते 365 डेज, तो 20/365। इस तरह से यू आर गोइंग टू फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। एम आई वेरी क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या?
क्या समझ आया किस तरह से वी आर हियर टू कैलकुलेट? डन है? समझ आया? सो अगर कंपनी ने पैसा डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बट द इफ द कंपनी हैज नॉट पेड द डिविडेंड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, डिफॉल्ट हुआ है, पेनल्टी लगेगी। कितना लगेगा आपको याद रहना चाहिए, इंटरेस्ट कितना लगेगा, 18% पर एनम लगेगा टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू, जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। ओके, ऑफिसर्स की गलती है कि नहीं है? यहाँ पर कंपनी पे तो पेनल्टी लग गई, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट था उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, अब तो जेल जाना पड़ेगा। तो इम्प्रिजनमेंट है अप टू 2 years, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पर, प्लस फाइन है यहाँ पर कम से कम 1000 रुपीज पर डे, जब तक कि आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। ये दोनों ही सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, दोनों ही पेनल्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन नंबर 127 है ये। ठीक है, सो सेक्शन 127 क्या बोलता है, मेरे साथ एक बार बोलोगे। सेक्शन 127 सेज इफ द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड द डिविडेंड, द कंपनी हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। If the company has not made the payment within a period of 30 days, it is a default on the part of company and the penalty will be imposed। सुनो सुनो सुनो, कितनी पेनल्टी लगेगी यहाँ पर? पेनल्टी लगने वाली 18% इंटरेस्ट पर एनम टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना लगने वाला है? इम्प्रिजनमेंट, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कितने टाइम के लिए? मैक्सिमम 2 years के लिए। और फाइन लगेगा मिनिमम 1000 रुपीज ईच डे, हर दिन का फाइन है 1000 रुपीज, जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। क्या ये क्लियर है? देखना बेटा, कंफ्यूज मत होना। अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया, अगर आपने 7 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं किया तो यहाँ पर इंटरेस्ट 12% है। ठीक है, अगर आपने 30 days में पेमेंट नहीं किया तो वहां पर इंटरेस्ट 18% है। ठीक है, सुनित, आपको वीडियोस के हैंड रिटन नोट्स क्यों बनाने हैं बेटा? ये नोट्स तो आपको मिल जाते हैं ना, ये पीपीटी नोट्स भी मिल जाते हैं आपको, ई नोट्स भी मिल जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू मेक द नोट्स ऑफ दीज वीडियोस। अगर आपको एंड में कभी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो, बट दैट शुड बी बहुत कंसाइज। चलो, हमें ये तो पता चल गया कि कंपनी को डिविडेंड कितने दिनों में देना है, 30 days के अंदर देना है। अगर कंपनी ने 30 days में डिविडेंड नहीं दिया तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी लगती है? 18% इंटरेस्ट पर एनम। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर इम्प्रिजनमेंट लगेगा, चक्की पीसेंगे 2 साल के लिए, 1000 रुपीज ईच डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर 30 days में डिविडेंड नहीं पे किया तो भी चलेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दीज नॉट द एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्शन है ना। आई थिंक मिस टाइप हो गया है। एक्सेप्शन क्या बोलते हैं, यहाँ पर 30 days में पेमेंट नहीं किया तो भी चलेगा। ये कौन कौन से केसेस है ये आपको पता होने चाहिए। लेट्स सी वन बाय वन कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं। चलो, कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर 30 days में पे नहीं किया तो भी चलेगा, मतलब 30 days से ज़्यादा भी हो सकता है। Let's see the first one, which is when the dividend could not be paid by the company due to operation of लॉ। यहाँ पर कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं पे कर पा रही 30 days में? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या? लॉ की वजह से कंपनी को कोई स्टैट्यूटरी अप्रूवल चाहिए थी, गवर्नमेंट बॉडी की अप्रूवल चाहिए थी, वो अप्रूवल अभी तक मिली नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि कंपनी को 30 days से ज़्यादा हो गया है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कोई अथॉरिटी हो सकती है, रीजनल डायरेक्टर हो सकता है, आरओसी हो सकता है, सेबी हो सकता है, उनकी अभी तक अप्रूवल नहीं मिली, और जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगी कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पा रही, इसलिए वो 30 days से ज़्यादा हो गया तो वो चलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, डिविडेंड कंपनी क्यों नहीं पे कर पा रही है? ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। Second one is where the shareholder has given the direction. It's not shares, it's shareholder.
आपका जो शेयर होल्डर है उन्होंने कंपनी को डायरेक्शन दी है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड, कंपनी उस डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर पा रही है। ऑल्सो कंपनी ने ये सेम चीज कम्युनिकेट भी कर दी है टू द शेयर होल्डर और इसीलिए 30 डेज से ज़्यादा हो गया। दीदी एग्जाम्पल दे दो। बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपके दिमाग में और क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर है जो बोलता है कि यार तुम अभी कंपनी को बोलता है कि कंपनी मेरा जो पेमेंट है ना, मेरे जो शेयर्स का पेमेंट है, ये जो डिविडेंड आप दे रहे हो वो डिविडेंड आप मुझे मत दो, मेरे बैंक अकाउंट में मत दो, आप दूसरे बैंक अकाउंट में दे दो। कहने से शेयर होल्डर हैज गिवन द डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर ने यहाँ पर डायरेक्शन दे दी है। कंपनी ने कहा ओके, पर कंपनी देखती है कि वो दूसरे बैंक अकाउंट में ड्यू टू सम कंडीशन पेमेंट नहीं कर पा रही। कंपनी ने यही सेम चीज किसको कम्युनिकेट कर दी, शेयर होल्डर को कम्युनिकेट कर दी कि अरे वो सुनो शेयर होल्डर, हम उस बैंक अकाउंट में आपको डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। 30 डेज से ज्यादा हो गया चलेगा, मोर देन 30 डेज एक्सेप्टेबल है, बिकॉज कंपनी ने कम्युनिकेट भी कर दिया शेयर होल्डर को। बहुत ध्यान रखना, दिस कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा हो गया है, किस चीज का डिस्प्यूट है यहाँ पर, रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड। ठीक है, अभी समझना ये कब होगा, ट्रांसफरल ट्रांसफर ही हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल समझो साक्षी के पास शेयर्स थे, ठीक है, साक्षी ने सोचा भी इन शेयर्स को मैं ट्रांसफर कर देती हूँ प्रियांशी को। अभी तक बुक्स में क्या हुआ है, प्रियांशी का नाम नहीं लाया है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में प्रियांशी का नाम नहीं आया, साक्षी का ही नाम है। अब डिस्प्यूट है, समझ नहीं आ रहा है किसको डिविडेंड दे, साक्षी को दे या प्रियांशी को दे, तो उस केस में क्या होगा, 30 डेज से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड, यहाँ पर मोर देन 30 डेज इज एक्सेप्टेबल। लास्टली क्या बोला गया यहाँ पर, डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू द कंपनी फ्रॉम द शेयर्स। क्या कोई है जो इस फोर्थ पॉइंट को समझा सक रहा है? इट्स वेरी इजी। एनीवन जो इस फोर्थ पॉइंट का समझा सकता है? क्या बोला है, डिविडेंड का पैसा आपने लॉफुली एडजस्ट कर दिया है। कैसे लॉफुली एडजस्ट कर दिया है, मान लो यहाँ पर समझो साहिल ने हमारी कंपनी के शेयर्स ले रखे थे 100 रुपीज के, ठीक है, उसमें से 80 रुपीज कंपनी ने कॉल कर दिया, बट साहिल ने कितना पे किया है, साहिल ने सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज ही पे कर दिया है। साहिल को तो 20 रुपीज देना चाहिए था ना, बिकॉज कंपनी हैव कॉल्ड इट। कहना ही सही है, जो 20 रुपीज है वो साहिल के पार्ट पर कैसे हैं, अनपेड है। अभी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, साहिल तो शेयर होल्डर है। कंपनी कितना डिविडेंड देना चाहती है, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है 15 रुपीज का, लेकिन कंपनी को पता है साहिल से 20 रुपीज आने चाहिए थे, साहिल से 20 रुपीज नहीं आए, तो ये 15 रुपीज कंपनी यहाँ पर एडजस्ट कर देगी। इसे हम बोलते हैं अमाउंट लॉफुली एडजस्टेड। ये तो पैसा था, इट वॉज लॉफुली एडजस्टेड, और पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। क्या ये क्लियर है? क्या ये डन है? परफेक्ट परफेक्ट गाइस, जानकी, गौरव, यस, प्रबल, एकशा, एकदम सही। सो these are the 4 cases जहां पर डिविडेंड इज नॉट नेसेसरी टू पे विद इन 30 डेज। कौन कौन से केसेस है जरा मेरे साथ बोलोगे? कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाई ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, शेयर होल्डर, सेकंड शेयर होल्डर हैज गिवन द डायरेक्शंस टू द कंपनी, कंपनी कैन नॉट कंप्लाई, कंपनी ने शेयर होल्डर को बता दिया ओके। थर्ड, डिविडेंड ना लॉफुली एडजस्ट हो गया है यहाँ पर। फोर्थ, डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, किसे डिविडेंड मिलेगा यहाँ पर। Am I very clear guys? अच्छा, just close your eyes and try to recall all these 4 points। कौन कौन से circumstances ऐसे हैं when the dividend is not paid within 30 days और वो चलेगा। सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से हो रहा है, ओके। शेयर होल्डर ने कुछ डायरेक्शन दी है, कंपनी उसे कंप्लाई नहीं कर पा रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसे डिविडेंड मिलेगा। लास्टली आपका जो डिविडेंड है इट इज लॉफुली एडजस्टेड। ठीक है,
एनी डाउट इन ऑल दीज पॉइंट्स? सो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यस, आईईपीएफ का पैसा यूज होगा जमशेद, आगे हम पढ़ेंगे। अगर ट्रांसफर नहीं किया, यस डिपॉजिट नहीं किया आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो 12% है क्रिश, और अगर डिविडेंड नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया तो 18%। एब्सोल्युटली परफेक्ट। यस साहिल, परफेक्ट परफेक्ट। सी गाइस, डू यू हैव एनी डाउट टिल नाउ? एंड वन मोर थिंग, इज माई स्पीड फाइन? अभी सब कुछ परफेक्ट है, स्पीड सही लग रही है अभी? इजंट इट गोइंग टू फास्ट? अभी तो फास्ट नहीं है। अच्छा, नाउ लेट्स सी IEPF विच इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जो आपके दिमाग में आ रहा था कि आफ्टर 7 years हमने पैसा तो IEPF में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन वो पैसा यूज कहाँ पर होगा, वो पैसा आएगा कहाँ से, तो हम जरा देख लेते हैं, राइट। सो सेक्शन 125 क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। और इसी बात पे फटाफट से अपने सेक्शन की लिस्ट खोलो और लिखो सेक्शन नंबर 125 IEPF, फटाफट से, ठीक है, फास्ट। सी इससे ज्यादा स्लो ना तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, सो आई थिंक इट्स परफेक्ट। यस लक्ष्य, मुस्कान, थैंक यू सो मच। चलो, सेक्शन 125 क्या बोलता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यहाँ पर IEPF में पैसा आएगा कहाँ से? सबसे पहले हम वो देखते हैं, दैट इज परमिसिबल क्रेडिट्स इन IEPF। आप लोगों का बैंक अकाउंट होगा, फोन पे, जीपे सभी यूज करते होंगे, तो उसमें मैसेज आता है ना, इतना पैसा क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, कितना अच्छा लगता है। सो क्रेडिट बेसिकली मींस IEPF अकाउंट में भी पैसा आ रहा है, आ रहा है या जा रहा है? क्रेडिट मतलब पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन कर देती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाएगा। IEPF में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया, वहां से आ सकता है, ओके। कोई भी पैसा जनरल रिजर्व में पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर डोनेट कर सकती है। IEPF में कोई पैसा पड़ा है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। वी ऑल नो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें जो अकाउंट में पैसा पड़ा था वो भी इधर ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी, सुनो सुनो सुनो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ड्यू फॉर रिफंड। कंपनी को ना एप्लीकेशन मनी आया होगा, शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन मनी दिया होगा, लेकिन अभी कंपनी उसे सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर पाई। सो जनरली कंपनी को क्या करना चाहिए मैम? उन्हें रिफंड करना चाहिए, ठीक है, रिफंड करना चाहिए, लेकिन अभी तक रिफंड करना बाकी है। इट इज ड्यू फॉर रिफंड। रिफंड क्यों नहीं हो पा रहा है? लॉजिकली प्रैक्टिकली समझो, कंपनी को तो रिफंड कर देना चाहिए, पर रिफंड क्यों नहीं हो पा रहा है? हो सकता है शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, या अकाउंट बंद हो गया, किसी रीजन की वजह से रिफंड नहीं हो पा रहा है, तो वो पैसा भी IEPF में ही रहेगा। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, लेकिन अभी तक इट इज ड्यू फॉर रिफंड। नेक्स्ट है मैच्योर्ड डिपॉजिट्स विथ कंपनी। कंपनी के पास जो भी मैच्योर्ड डिपॉजिट्स है, मैच्योर्ड डिपॉजिट मींस कंपनी ने पैसा लिया है, डिपॉजिट्स आ गया है, अभी डिपॉजिट का टाइम पीरियड खत्म हो गया, आपको रीपे करना चाहिए था, उसे हम बोलते हैं मैच्योर डिपॉजिट, लेकिन आप रीपे नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, ठीक है। सो मैच्योर्ड डिपॉजिट्स जो है उसका पैसा भी कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। नेक्स्ट, रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी आपके रिडीम हो गए, यानी कि रीपेमेंट हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का, ये जो रिडम्पशन अमाउंट है वो भी IEPF में चला जाएगा। लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम पढ़कर आए हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो 7 years के बाद कहाँ जाएगा? IEPF में चला जाएगा। सो अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा 7 years के बाद IEPF में चला जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बेटा, जो भी अमाउंट मेंशन्ड है 4th पॉइंट से लेकर
सेवेंथ तक ये सारे IEPF में कब जाएंगे बच्चा लोग? आफ्टर 7 years जाएंगे। समझा? मतलब जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा है 7 साल बाद जाएगा यहाँ पे। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन अमाउंट है 7 years बाद जाएगा। डिपॉजिट्स जो है वो भी 7 years बाद जाएगा, और जो भी एप्लीकेशन मनी है वो भी 7 साल बाद जाएगा। यस, ये सारी याद करने पड़ेंगे। आई नो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है तुम्हें लगे कि क्या है दीदी है, लेकिन मॉड्यूल में गिवन है, ICSI ने दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं याद करवाऊंगी, डो नॉट वरी, है ना। अच्छा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएगा तुम्हारा, और अगर ये 3 या 4 मार्क का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो मजे ही मजे ना, आपके 4 पॉइंट्स 4 मार्क्स पॉकेट में। सो IEPF अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहला मेरे साथ बोलो बेटा, हमें किसी भी फालतू चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, यू आर हियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू लर्न द कॉन्सेप्ट, टू रीड समथिंग न्यू हियर। अगर आप यहाँ पर आज आ रहे हो, अपने आप 2 घंटे दे रहे हो, देयर शुड बी सम वैल्यू एडिशन इन योर नॉलेज। कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको पता है। पढ़ाई को ना बर्डन लेके मत पढ़ो। सी देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अभी तुम CS में आ गए हो, तुम्हारा EET क्लियर हो गया, तुम एग्जीक्यूटिव तुम्हें देना है। अभी चाहे तुम रो कर दो या हंस कर दो, परेशान होकर एग्जाम दो या खुशी खुशी एग्जाम दो, द चॉइस इज टोटली योर्स। किसी को क्रिटिसाइज करके एग्जाम दो या अच्छे से अपने पार्ट पे फोकस करके एग्जाम दो। या तो दूसरों में कमियां निकालते रहो, दूसरों से कंपेयर करते रहो, या अपना पोर्शन देखो। आप खुद अपने आप से कंपेयर करो, आपका कल का परफॉर्मेंस क्या था या आपका आज का परफॉर्मेंस क्या है। द चॉइस इज टोटली टोटली योर्स। ठीक है, हर कोई पर्सन अपनी साइड से 101% एफर्ट्स देता है, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आपने आपकी साइड से कितना एफर्ट्स दिया। सी आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, यू कैन लाई टू ईच एंड एवरी वन। आप मम्मा पापा को झूठ बोल सकते हो कि हम क्या करें यार, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस थे, सही से नहीं पढ़ाया था, लेकिन आप खुद से झूठ बोल पाओगे क्या? यू नो ना कि आपने एक्चुअल में कितना पढ़ा है यहाँ पर। आप कभी भी खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। एंड यू नो दिस थिंग, ठीक है, यू नो डीप इनसाइड कि आपने क्या गलतियां करी, क्या कमियां करी। एंड आई डोंट वांट बेटा कि आप ये कमियां करो, आप ये गलतियां करो यहाँ पर। सो अच्छे से मस्त होकर पढ़ो, परेशान मत हो किसी भी चीज़ को लेकर, राइट। एंड डू नॉट एवर क्रिटिसाइज ईच वन। ठीक है, कभी भी क्यों क्रिटिसाइज करना ना, किसी को क्यों कंपेयर करना कि मेरे दोस्त ने इतना पढ़ लिया, उसको इतने अटेम्प्ट लगे थे, मेरा तो होगा ही नहीं। आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। मेन थिंग आपको क्या ध्यान रखनी, आपको आपका 100% एफर्ट देना है। उसके बाद सब छोड़ दो, ऊपर वाले पे, सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, बट यू हैव टू गिव योर 100% हियर। क्लियर? अच्छा चलो सुनो, क्या क्या IEPF में क्रेडिट होगा, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डोनेशन दे सकती है, ओके। IEPF जो कंपनीज एक्ट 1956 था वो वाला IEPF वाला पैसा आ जाएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया है हमारा। थर्ड सुनना बेटा, यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है यहाँ पर, विच इज ड्यू फॉर रिफंड। अभी इसी से रिलेटेड पॉइंट है, डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो गया, एंड लास्ट अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा पड़ा हुआ है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है। मैच्योर डिपॉजिट विद कंपनीज में बैंकिंग कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी का एक्सेप्शन है, बिकॉज बैंकिंग कंपनी का तो काम ही यही होता है। यस शैलेश एंड साक्षी, मेरी बातें मिस की बहुत, थैंक यू सो मच आयशी। आई एम ग्लैड कि जो मैं बातें बोलती हूँ आप लोगों के दिमाग में जाती है, आपको समझ आता है, एंड नॉट ओनली जस्ट लिसनिंग फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है सभी लोग। चलो देखा जाएगा साहिल, ये सारी चीजें तो अभी हाल फिलहाल हम लोग पढ़ाई पर फोकस करते हैं, एग्जीक्यूटिव को क्लियर करने पे फोकस करते हैं। ठीक है, सी नेक्स्ट है परमिसिबल डेबिट्स इन IEPF। अभी इन्वेस्टेड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में हमें समझ आ गया पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, क्रेडिट कहाँ कहाँ से हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी डेबिट कैसे होगा, मतलब पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ खर्च होगा, यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इसका एक और नाम है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं माइनस। डिडक्ट कब होगा? सबसे पहला, ये जो भी आपने 4 5 6 7 पॉइंट पढ़ा था वही सेम पॉइंट है, यानी कि एप्लीकेशन मनी अभी आप रिफंड कर रहे हो, ओके। जो डिविडेंड अमाउंट अनक्लेम्ड था, कोई पैसा लेने आ गया है डिविडेंड का अमाउंट, उसे आप रिफंड कर रहे हो, यहाँ पर अनपेड डिविडेंड को रिफंड कर रहे हो।
मेच्योर्ड डिपॉजिट्स थी, अभी आपको समझ आ गया, उस पर्सन का एड्रेस मिल गया है, वो रिफंड कर रहे हो। डिबेंचर्स जो था उसका पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, इन सभी चीज़ों में यूज हो सकता है आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पैसा कहाँ यूज होगा? एजुकेशन में। आप लोग जो इन्वेस्टर्स हो, इन्वेस्टर्स कौन? जो अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। आप जो इन्वेस्टर्स हो उनकी एजुकेशन में यहाँ पे पैसा जाएगा। अभी बोलोगे दीदी ये एजुकेशन तो हो नहीं रही हमसे। समझो, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, कि उनकी राइट्स क्या है। इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि उन्हें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है। सो इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप डेबिट कर सकते हो। तो यहाँ पर एजुकेशन में पैसा जाएगा, इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई लीगल एक्सपेंस हुआ है, कंपनी ने कोई खर्चा क्या लीगल एक्सपेंस हुआ है यहाँ पर, तो उसका भी रीइम्बर्समेंट मिल जाएगा, आपको फिर से वो पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर भी आईईपीएफ का पैसा यूज हो सकता है, वो पैसा कहाँ चला जाएगा? कंपनी के पास। एंड लास्टली, सच अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या एकदम क्लियर है? अरे अरे अरे, कौन कहाँ रहता है ये बातें हम बाद में कर ले, इधर फोकस कर ले थोड़ा सा। मैच्योर्ड डिपॉजिट जानकी बेसिकली मीन्स आपने डिपॉजिट चैप्टर पढ़ा होगा आई होप। और अगर आप में से कोई एक ऐसा बच्चा है, कोई भी बच्चा है जिसने पढ़ा ही नहीं और वो डायरेक्टली इस लेक्चर पर आ गया, तो हो सकता है कुछ टर्म्स आपको नहीं लगेगी। सो आई विल इंसिस्ट यू कि आप प्लीज शुरू से देखिए हर एक चीज को। ठीक है, ये साहिल नोट करना है ये दोनों सेक्शंस पे, सेक्शन लिस्ट में। चांदनी, आपकी लास्ट क्लास का जो डाउट है ना, वो मैं लास्ट में 100% लेती हूँ। रीइंबर्समेंट मतलब वापस पैसा देना, शैलेश, ठीक है। टू गिव मनी ऑफ एक्सपेंडिचर, ये हमारा रीइंबर्समेंट का है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद कुछ बच्चे जाएंगे इंटर्नशिप करने, है ना। अगर आप कंपनी या फॉर्म में इंटर्नशिप करने जाते हो और वहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, आप आरओसी जा रहे हो, आप किसी अथॉरिटी के पास जा रहे हो, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है एक बार आप खुद पेमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल टैक्सी का हुआ है, उसके बाद वो पैसा रीम्बर्स हो जाएगा कंपनी से, कंपनी आपको वो पैसा फिर से दे देती है। तो यही चीज़ हुआ है, अगर कोई लीगल एक्शन, लीगल एक्सपेंस हुआ है, शेयर होल्डर्स ने कुछ केस फाइल किया था कंपनी के लिए, कोई भी लीगल एक्सपेंस हुआ है, तो वो पैसा रीइंबर्स कर दिया जाएगा आईईपीएफ अथॉरिटी से। एम आई क्लियर? क्या ये डन है? अच्छा, अभी फटाफट मेरे साथ तुम लोग रिपीट करने वाले हो पूरा का पूरा। यस, पूरा का पूरा। सो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, क्लोज योर आईज एंड रिपीट विथ मी। बेटा प्लीज रिपीट करो। आपको लग रहा होगा दीदी क्या है नहीं रिपीट करना, पर करना पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो मैं इतना क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं करते होंगे, कुछ होंगे इसमें से नालायक और कुछ बहुत प्यारे बच्चे जो करते होंगे। वैसे तो सारे के सारे प्यारे हो, पर रिपीट करोगे तो और प्यारे हो जाओगे। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, सेक्शन नंबर 124 बोलता है डिविडेंड से रिलेटेड। जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहाँ से 5 डेज के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहाँ से 30 डेज के अंदर हमें क्या करना है, डिविडेंड का पेमेंट करना रहेगा। अगर डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो 7 डेज के अंदर अंदर डिपॉजिट कर दो आप, कौन से अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। वो पैसा पड़ा रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल के लिए। जब से अनपेड डिविडेंड अकाउंट में गया 90 डेज के अंदर अंदर आपको एक स्टेटमेंट बनानी है। यहाँ पे स्टेटमेंट में नाम होगा, मेंबर्स का, डिविडेंड होगा, पब्लिश कर दो वेबसाइट पे कंपनी की और सीजी की। यहाँ पर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा 7 ईयर्स के लिए रहेगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। दो इंटरेस्ट पढ़े थे हमने, अगर 7 डेज के अंदर आपने पैसा डिपॉजिट नहीं किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम। अच्छा, 30 डेज में पेमेंट करना है, आपने 30 डेज में पेमेंट नहीं किया, सेक्शन 127 बोलता है, तो उस केस में पेनल्टी लगेगी
18% इंटरेस्ट पर एनम, जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। गाइस आइज क्लोज करके बोलना है, जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगेगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और 1000 रुपीज की पेनल्टी पर डे लगेगी, जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। हालांकि देर आर 4 एक्सेप्शन। कितने एक्सेप्शन है? 4 एक्सेप्शन है यहाँ पर। जब 30 डेज में पेमेंट नहीं किया तो भी चलेगा। सबसे पहला कंपनी ने क्या किया, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से पेमेंट नहीं कर पाई है, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दी थी, कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाई है, साथ ही में कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया है डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, और वो डिविडेंड का अमाउंट लॉफुली एडजस्ट हो चुका है, कोई और सम ड्यू था टू द शेयर होल्डर। एम आई वेरी क्लियर? उसके बाद हम कहा गए हैं यहाँ पर सेक्शन 125 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इस फंड में क्रेडिट कहाँ कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा? डोनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, जनरल रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट का पड़ा है वो, आईईपीएफ कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग पड़ा है वो, फिर क्या था, एप्लीकेशन मनी जो भी आया है जो विच इज ड्यू फॉर रिफंड, डिपॉजिट्स का पैसा जो भी आपके पास पड़ा है, मेच्योर्ड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स मतलब जो पैसा कंपनी ने लिया है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड और अभी कंपनी को रीपे करना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मेच्योर्ड डिबेंचर्स पड़ा है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर जो भी पैसा पड़ा है वो आईईपीएफ में चला जाएगा। डेबिट यानी कि यूटिलाइज कहाँ कहाँ करोगे, इन सबके रिफंड के लिए, एप्लीकेशन मनी का रिफंड, डिबेंचर्स का रिफंड, डिपॉजिट्स का रिफंड, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन के लिए, इन सब में यूज हो जाएगा। सेकेंडली हमने कहा और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है उनकी एजुकेशन के लिए, उनको अवेयरनेस और प्रोटेक्शन को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए यहाँ पर यूज हो जाएगा। कोई लीगल एक्सपेंसेस है उनके रिइम्बर्समेंट के लिए यहाँ पर यूज हो सकता है, एंड सच अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर है? क्या मेरे साथ बोला है, संग संग बोला है? मजा आ गया क्या? हाँ। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स मेरा एक क्वेश्चन है, क्या डिविडेंड काइंड में पे हो सकता है क्या? क्या डिविडेंड काइंड में पे कर सकते हो? कोयल बोल रही नहीं। रिवीजन तो बेटा फास्ट ही होगा ना नेहा, रिवीजन तो इतना ही होना चाहिए, अच्छा है ना? रिवाइज हुआ, दिमाग में गया? नहीं, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। काइंड में डिविडेंड पे नहीं हो सकता, तो कैसे डिविडेंड पे हो सकता है? डिविडेंड को आप पे कर सकते हो कैश में, चेक के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मोड, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दो, और वारंट। अच्छा, अभी हो सकता है किसी बच्चे के मन में आएगा कि वारंट होता क्या है दीदी, हमें कैश पता है, चेक भी हमें पता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड भी पता है, पर ये वारंट क्या है? तो समझो, वारंट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जिस पे कंपनी लिखती है कि ये जो शेयर होल्डर है इसको इतना डिविडेंड मिल रहा है, शेयर होल्डर का नाम होता है, अमाउंट होता है, और उसके बारे में कंपनी की डिटेल्स होती है। ये वारंट कंपनी दे देती है अपने शेयर होल्डर्स को। अभी वो शेयर होल्डर जब भी वारंट लेकर आएगा, कंपनी उसे क्या करेगी, डिविडेंड का पेमेंट कर देगी। सो कैन आई से इट इज जस्ट लाइक अ चेक, बट इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है? सो डिविडेंड कैश में पे हो सकता है, पर ध्यान रहे डिविडेंड कभी भी काइंड में पे नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल सकती कि तुम्हें डिविडेंड की जगह मैं क्या दे रही हूँ, समझ लो एक 5 स्टार दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक 5 स्टार दे रही हूँ, नॉट पॉसिबल। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कैश, चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड वारंट में होता है। क्या हमें समझ आ गया वारंट भी क्या होता है? अच्छा, अभी देर इज अ क्वेश्चन, डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश बट नॉट इन काइंड। एकदम परफेक्ट है, हम इसे समझ गए हैं। यहाँ पर इस चीज को पढ़ना, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या गिफ्ट कर रही है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स गिफ्ट कर रही है, किसी दूसरी कंपनी के यहाँ पर शेयर्स गिफ्ट कर रही है, तो उसे क्या माना जाएगा, डिविडेंड काइंड में माना जाएगा, जो कि प्रोहिबिटेड है। इट मींस काइंड में डिविडेंड देना तो साफ साफ मना कर रखा है। अगर आप ऐसा देते, ऐसा करते हो, इट शुड बी कंसिडर्ड कि आपने डिविडेंड काइंड में दिया है, एंड इट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 123। 123 क्या बात करता है, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, साफ साफ मना कर रखा है। और क्लियरली आपको समझाऊं जाऊं, ए कंपनी है ए, ये कंपनी है बी,
कोई स्कीम के अंडर, व्हाट इज स्कीम के अंदर दीदी, यहाँ पर स्कीम ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन कर दो। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या गिफ्ट कर रही है, जो शेयर्स आपने दूसरी कंपनी में होल्ड कर रखे हैं वो शेयर्स आप गिफ्ट कर रहे हो, तो इसे क्या बोला जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोला जाएगा, वो भी काइंड में। आप बोलोगे अरे बी कंपनी के मेरे जो शेयर्स है ना मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, अरे अगर आप ऐसा करोगे इट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड इन काइंड, जो कि प्रोहिबिट कर रखा है। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? चलो अभी ये टॉपिक क्या बोलता है, प्रिजर्वेशन ऑफ डिविडेंड चेक्स, वारंट्स एंड डिविडेंड रजिस्टर्स। वी नो कि कंपनी चेक के थ्रू और कंपनी वारंट के थ्रू डिविडेंड का पेमेंट कर सकती है। कंपनी के पास प्रूफ होना चाहिए दैट कंपनी ने चेक इशू किया है, कंपनी ने वारंट दिया है, उसे प्रूफ को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर कब तक के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड बता रखा है वो, या फिर 8 ईयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी लॉन्गर है, विच एवर इज लॉन्गर। सी कंपनी को प्रूफ रखना पड़ता है कि हमने चेक दिया है, हमने वारंट इशू किया है। यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर उसे प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, जो भी चेक्स हैं, जो भी वारंट्स है फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर कोई पीरियड स्पेसिफाइड है तो, अदरवाइज 8 ईयर्स के लिए विच एवर इज लॉन्गर। प्रिजर्व करके रखना इट मीन संभाल कर रखना है। हमने रजिस्टर्स देखा था ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रजिस्टर्स परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है, बाकी का 8 ईयर्स के लिए रखना है, वैसे ही यहाँ पर है। सो यू शुड नो द पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड या फिर 8 ईयर्स विच एवर इज लॉन्गर, जो भी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बोलता है, नो डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड या पेड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम समझो। मैंने क्या किया है यहाँ पर, लेट्स अज्यूम मैंने मेरे भाई को, मेहंदी ने उसके भाई को, ब्रदर को, उसको पैसे की जरूरत थी यार, बोला दीदी दीदी पैसे दे दो ना थोड़े, अभी दीदी इतनी अच्छी है, दीदी का मन पिघल गया, तो मैंने कहा चल ठीक है ले ले पैसे, बट तुझे वापस से मुझे रीपे करने पड़ेंगे। भाई बोला हाँ हाँ मैं रीपे कर दूंगा, कहा ठीक है। सो समझो मेहंदी ने उसके भाई को दिए हैं ₹20,000, उसको चाहिए थे, ठीक है दे दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे भाई को वापस दे देने चाहिए। मैंने 20,000 कितने टाइम्स के लिए दिए थे, फॉर 3 मंथ्स। सो कहने से 3 महीने बाद मुझे मेरे 20,000 रुपये फिर से मिल जाने चाहिए। मेरे भाई के पास आए कहीं से, कितना पैसा आए, 50,000 रुपीज आ गए। अभी उसको मेरे को पहले 20,000 रुपये देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, देने चाहिए ना। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, 50,000 में से उसने एक्सपेंस करना चालू कर दिया, थोड़ी बहुत पार्टी करी, ठीक है, शूज लेकर आ गया, घूमने चला गया, ट्रैवल कर दिया, तो यार उसको 20,000 अलग निकाल के रखने चाहिए थे ना। मुझे पैसा ही नहीं दे रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, पहले जैसे ही 50,000 रुपीज है, 20,000 का पेमेंट होना चाहिए, फिर ये सब काम करने चाहिए, या पहले घूमना चाहिए, तुम मुझे बताओ। पहले तो पेमेंट होना चाहिए, उसने जो पैसे ले रखे पहले उसे रीपे करना चाहिए। तो मेरे सारे नादान परिंदे बोले कि नहीं नहीं पहले रीपेमेंट करो, एकदम परफेक्ट बोला है, पहले रीपेमेंट करो फिर घूमने जाओ, पहले रीपेमेंट करो फिर घूमने जाओ। क्या वो बिना रीपेमेंट करे घूमने जा सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, नहीं नहीं, वो तो गलत है ना यार, एकदम गलत है। तो यही बोला है, कंपनी ने कहीं से डिपॉजिट लिया है, अभी समझना, ये है कंपनी, कंपनी ने लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ठीक है, किसी सर्टेन पीरियड के लिए जो कंपनी को रीपे करना था, ठीक है। अभी कंपनी ने डिपॉजिट्स को रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने डिपॉजिट्स को रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है, और कंपनी मजे से क्या कर रही है, मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इफ एट ऑल अगर आपकी कंपनी ने डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है या कोई भी डिफॉल्ट किया है, तो अभी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। क्या ये क्लियर हुआ, एग्जाम्पल से समझा मेरे और मेरे भाई के। सो वही पॉइंट है यहाँ पर, कोई भी कंपनी ने अगर डिपॉजिट्स लिए हैं और उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, वो यहाँ पर
तो जब तक कि आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है आप कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो इक्विटी शेयर्स पे। क्या ये क्लियर है क्या? इस पे क्वेश्चंस आते हैं, यू विल नॉट नो कि इतने इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है डिपॉजिट्स का, उस केस में आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। लेकिन डिविडेंड किसको नहीं दे सकते हो? ऑन इक्विटी शेयर्स। बहुत माइनर सी चीज़ है जो बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। आप यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो ऑन इक्विटी शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को तो देना ही देना है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को जब तक आप डिविडेंड नहीं दोगे जब तक आपकी कंपनी ने डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं किया है। एम आई क्लियर? तो किसके बारे में बात करी आपने? इक्विटी शेयर्स के बारे में। एक क्वेश्चन करोगे इससे रिलेटेड? मैम आप पूछ का रहे हो, आप तो बता रहे हो, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पैक्यूलियर लिमिटेड, ये कंपनी है, वो प्रपोज करते टू रिकमेंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹25 ईच टू ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी सीक्स योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग। किसी ने लिया आज तक तुम्हारी ओपिनियन? अभी कंपनी ओपिनियन ले रही। समझो कंपनी को ओपिनियन देनी है। यस, डिफॉल्ट सही होने के बाद डिविडेंड दे सकता है ऋषि। सबसे पहला आपकी ओपिनियन ली गई है, कंपनी वांट्स टू डिपॉजिट, कंपनी ना डिपॉजिट करना चाहती है डिविडेंड अमाउंट को टू द कोऑपरेटिव बैंक। क्या कंपनी कर सकती है ऐसा? कंपनी ने डिविडेंड रिकमेंड किया, ₹25 का डिविडेंड, ठीक है, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को। अभी कंपनी वांट्स योर ओपिनियन। सबसे पहला डिविडेंड डिक्लेयर होता है, हमें पता है 5 डेज के अंदर डिपॉजिट करना है। कंपनी इस डिविडेंड अमाउंट को डिपॉजिट करना चाहती है इन द कोऑपरेटिव बैंक। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सो डू नॉट वरी, देयर आर चांसेस ऐसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा। जो नो बोल रहे विथ रीजन बताओ। परफेक्ट, वेरी गुड संजय, ऑसम। सी आई डोंट नीड येस और नो, सिंपली येस नो नहीं चाहिए। यू आर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, सो प्लीज आंसर विथ द सोल्यूशन। क्यों क्यों? नो नो, जैसा कि संजय ने आंसर किया, नहीं कर सकती है क्योंकि कहाँ डिपॉजिट करना है? इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। परफेक्ट, कितने दिन में? 5 डेज में। सेकंड सुनो, द कंपनी इज अ डिफॉल्टर in the repayment of deposits and proposes to repay its all deposit after the payment of dividend within 10 days। 10 days क्या बोला गया है यहाँ पर? कंपनी डिफॉल्टर है, कंपनी ने कहा डिफॉल्ट किया है? डिपॉजिट्स को रीपे करने में डिफॉल्ट किया है। पर कंपनी प्रपोज बोलती कि हम हमारे सारे डिपॉजिट्स का रीपेमेंट कर देंगे, एक बार हमको डिविडेंड देने दो, उसके 10 दिनों के अंदर हम डिपॉजिट्स का रीपेमेंट कर देंगे। क्या ये वैलिड है क्या? अरे ओ यस या नो? नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट संजय। डिपॉजिट्स मस्ट बी रीपेड बिफोर बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, डिविडेंड का पैसा देने से पहले ही उसे क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट्स रीपे। यस ऋषि, अर्शी, एकता, एकदम परफेक्ट। यस साक्षी। थर्ड देख लें, डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कैपिटल रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। क्या डिविडेंड कैपिटल रिजर्व से यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो कैपिटल रिजर्व से? पढ़ा है आपने? कैपिटल रिजर्व था या फ्री रिजर्व था? हाँ जी, नहीं, परफेक्ट। ठीक है, कैपिटल रिजर्व से नहीं हो सकता, फ्री रिजर्व से ही हो सकता है। एंड दीज आर द सॉल्यूशंस, यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस भी गिवन है, यू कैन डेफिनेटली सी, आप इसे रीड कर सकते हो आफ्टर द क्लास। अच्छा,
नेक्स्ट हम जाते हैं विच इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. सी इन योर मॉड्यूल यू विल सी कि जो लास्ट के पेजेस है इट इज मोस्टली रिलेटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. आपको बहुत सारे फॉर्म्स दिखने वाले हैं. ऑब्वियसली मैं आपको वो फॉर्म्स मॉड्यूल से बता दूंगी. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यस सिर्फ सिंपली आपको एक रीड देना है बिकॉज देर आर लेस चांसेस कि उससे एग्जाम में कुछ भी आए. ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा आपका फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 99 टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. यहाँ पर बोला गया किस तरीके से शेयर्स ट्रांसफर होने वाले हैं टू द IEPF अथॉरिटी. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसे कैसे जाएंगे. ठीक है, सबसे पहला जो भी शेयर्स क्रेडिट होंगे डीमैट अकाउंट में IEPF अथॉरिटी के कितने दिनों में होंगे, 30 डेज के अंदर अंदर हो जाएंगे. नो नीड टू लर्न द टाइम लिमिट. सिर्फ मेरे साथ एक बार रीड करो सो दैट दिमाग में थोड़ा बहुत चला जाएगा. ठीक है, शेयर्स IEPF अथॉरिटी के पास चले जाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं. कंपनी शेयर्स को ट्रांसफर करेगी IEPF अथॉरिटी के पास. जैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे हम उसे डीम्ड ट्रांसमिशन मान लेंगे. और कौन मुझे बताएगा ट्रांसमिशन मतलब क्या. हम ऐसा समझ लेते हैं वो पर्सन है ही नहीं, डेथ हो गया है तो हम उसके लीगल हायर को दे देते हैं. वैसे ही जैसे ही IEPF अथॉरिटी में पैसा जाता है हम कंपनी ऐसा मान लेगी कि शेयर्स का ट्रांसमिशन हो गया. डीम्ड मतलब होता है मानो या ना मानो, ट्रांसमिशन तो हो गया है. राइट ये शेयर्स IEPF अथॉरिटी में चले जाते बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के और कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं होती है यहाँ पर. ठीक है, लास्टली वोटिंग राइट्स जो है शेयर्स पे वो कैसे हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे. लेट्स अज्यूम निशांत के कुछ शेयर्स थे, वो शेयर्स कहाँ चले गए, IEPF अथॉरिटी में चले गए. अभी निशांत उस शेयर्स पे वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है बिकॉज वो शेयर्स फ्रीज हो चुके हैं. ठीक है, नॉर्मली थोड़ा थोड़ा दिमाग में कर चला गया. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यहाँ पे सिंपली सा बोला गया ये जो शेयर्स है शेयर्स जा रहे हैं शेयर्स कहाँ चले जाएंगे IEPF अकाउंट में चले जाएंगे. जैसे ही शेयर्स IEPF अकाउंट में जाते हैं हम मान लेंगे ट्रांसमिशन हो गया है और जो वोटिंग राइट्स आपकी वो फ्रोज हो जाएगी, वो फ्रीज यहाँ पर हो जाएगी. ठीक है, हाँ दिस इज समथिंग जिसको आपको पता होना चाहिए. एंड देर आर चांसेस कि इस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है विच इज रिलेटेड टू रिफंड टू क्लेमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. IEPF का डेबिट देखा कि आपको रिफंड करना पड़ता है. ये क्लेमेंट जो इसका क्लेम है उसे हम बोलते हैं क्लेमेंट, वो कैसे रिफंड मांग सकता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से. जो भी शेयर्स हैं जिसका डिविडेंड पे नहीं किया गया, जिसे क्लेम नहीं किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स और मोर, वो कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करती. ये हमें पता है. अभी ये दीदी आपको कुछ बताने वाली है. ये मैम बोलेगी यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स है जो भी डिपॉजिटर्स है जिनका अनपेड पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, आपके IEPF में चला गया है. आप उस IEPF से कैसे क्लेम कर सकते हो. सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक फाइल करना है ई फॉर्म. आपको अपना पैसा चाहिए उसके लिए आपको ई फॉर्म फाइल करना है. दैट इज IEPF फाइल. क्या है, IEPF फाइल करना है. कहाँ पर, ऑनलाइन ये फॉर्म मिल जाएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ www.iepf.gov.in. इस वेबसाइट पे आपको एक फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन क्या करना है, फाइल करना रहेगा. ओके ये हमें समझ गया. अभी इसका प्रिंट ले लो, इसकी कॉपी सबमिट कर दोगे आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी को. आपका काम कंपनी से आप कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे. प्रिंट दिस फॉर्म, प्रिंट दिस फॉर्म मैं इधर शॉर्ट में लिख रही हूँ अगर किसी को विजिबल ना हो तो आप ये देख सकते हो. विथ डॉक्यूमेंट्स फाइल टू द कंपनी. कहाँ फाइल करोगे, फाइल कर दोगे आप कंपनी को. कौन सा फॉर्म फाइल कर रहे हो बेटा, IEPF 5 फाइल कर रहे हो यहाँ पर. अभी कंपनी का जो नोडल ऑफिसर है, मतलब जो मेन ऑफिसर है, जो कंसर्निंग ऑफिसर है, कंपनी का ऑफिसर क्या करेगा, आपके क्लेम को वेरीफाई करेगा कि तुम सच तो बोल रहे हो ना, झूठ मूठ तो नहीं बोल रहे हो ना. सो नोडल ऑफिसर, कंपनी का नोडल ऑफिसर आपके क्लेम को वेरीफाई करेगा. विल वेरीफाई द क्लेम कि तुम सही तो बोल रहे हो ना, वेरीफाई द क्लेम.
ठीक है, वो क्लेम को वेरीफाई करने वाला है, और वेरीफाई करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, IEPF अथॉरिटी को, एंड फर्निश द वेरिफिकेशन रिपोर्ट, क्योंकि IEPF अथॉरिटी के इधर से ही पैसा जाएगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट दे देगा IEPF अथॉरिटी को कितने दिनों के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज। इस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को देख के IEPF को लगता है हाँ जी बात तो सही है, तो बेस्ड अपॉन दैट वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपकी IEPF अथॉरिटी क्या कर देगी, पर्सन का पैसा जो है वो रिफंड कर देगी IEPF अथॉरिटी, फिर रिफंड कर देगी इस रिपोर्ट के बेसिस पे, और कैसे करेगी, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर यहाँ पर कर देगी। क्या ये क्लियर है? फिर से सुनो मेरी बात, मेरा कुछ पैसा है, मुझे पता चल गया वो IEPF में चला गया, 7 ईयर्स तक मैंने क्लेम नहीं किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स वो पैसा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। सो आई एम द क्लेमेंट, क्योंकि मैं मेरा पैसा क्लेम कर रही हूँ। आई हैव टू फाइल अ ई फॉर्म IEPF 5, ये फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा मुझे इसकी वेबसाइट पे, मैंने फाइल कर दिया, इसकी एक प्रिंट निकालूंगी और डॉक्यूमेंट्स के साथ आई हैव टू सबमिट इट टू द कंसर्न्ड कंपनी, कंपनी को सबमिट कर दिया। अभी कंपनी के हाथ पैर तो नहीं है, कंपनी विल नॉट चेक, कंपनी का नोडल ऑफिसर चेक करेगा कि आपका क्लेम तो सही है ना, वो आपके क्लेम को वेरीफाई करेगा और अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाएगा। दिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट उसे 15 डेज में कहाँ दे देगा, IEPF अथॉरिटी के पास। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिफिकेशन रिपोर्ट IEPF अथॉरिटी आपको यहाँ पर रिफंड दे देगा, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देगा, बधाई हो आपको, आपका रिफंड मिल चुका है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या मैं आगे बढ़ूं? अभी एक और टॉपिक है, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। आप क्या करना चाहते हो, डिविडेंड देना चाहते हो, सो कंपनी को बोला जाता है कि अरे अरे कंपनी सुनो सुनो, आप क्या करो यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाओ। नोडल ऑफिसर कैन बी वन ऑफ द डायरेक्टर, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डायरेक्टर हो बेटा, है ना। सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बोला गया कि आपको कुछ चीजें ध्यान में रखकर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, इट इज नेसेसरी कि आप ये पॉलिसी बनाओ। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से जो भी पैसा आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, उसी से आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, बट यहाँ पर जरूरी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाए और इसे अडॉप्ट करे। तो कुछ चीजें आपको कंसिडर करनी रहेगी, ये चीजें आपकी डिविडेंड पॉलिसी में होनी चाहिए। एकदम प्रॉपर थियोरिटिकल क्वेश्चंस है यहाँ पर, ठीक है। क्या है ये चीज, क्या क्या चीजें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शन। इट मींस कि कोई कोई रेस्ट्रिक्शंस कंडीशंस इम्पोज हो सकती है अंडर द लॉज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स चाहे तो कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, या आप डिविडेंड पॉलिसी में लिख दोगे, ठीक है। सेकंड है कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से आप क्या करने वाले हो, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाली, ये भी बता दो कि कंपनी की जितनी अर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलेगा। कैश पोजीशन एंड लिक्विडिटी क्या बताती है यहाँ पर आपको कंसिडर करना होगा कितना पैसा कंपनी को अपने पास रखना है, ठीक है, कितना रिजर्व में रखना है, कितना कंपनी को देना है, तो उसका कैश का पोजीशन पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा कैश अवेलेबल होगा कंपनी उतनी ज़्यादा लिक्विड होगी और कंपनी उतना ज़्यादा डिविडेंड पे कर पाएगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना आपके ज़्यादा पैसे लिक्विड एसेट्स में होने चाहिए। लिक्विड एसेट्स क्या है, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। सो वी विल सी कि कंपनी का कैश पोजीशन यहाँ पर कितना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल नीड्स, कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स क्या है, क्या कंपनी को कहीं से कंपनी ने बोरो किया पैसा, पहले उसे रीपे करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले रीपे करेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे। कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान है क्या, तो हम रिजर्व्स में पैसा रखेंगे, डिविडेंड यहाँ पर नहीं देंगे। सो यू हैव टू सी व्हाट आर द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड देना रहेगा। लास्टली यू विल सी द टैक्स बर्डन, कंपनी में कितना टैक्स बर्डन है, डिविडेंड देते रहे। एज यूजल कंपनी अगर डिविडेंड देती है इट इज नॉट द टैक्स बर्डन ऑफ द कंपनी, वो शेयर होल्डर को यहाँ पे टैक्स देना होता है। सो आप यहाँ पे टैक्स कंसिडरेशंस भी कंसिडर करोगे। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। ऑब्वियसली आप अंदर का खुद से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेन हेडिंग होनी चाहिए, मेन हेडिंग आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला
लीगल कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल रेस्ट्रिक्शन। फिर आप ध्यान रखो कंपनी का अर्निंग कितना है, कैश कितना है, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल नीड्स और टैक्स कंसिडरेशन। ठीक है, याद कर लेंगे हम ये चीजों को। ठीक है, एफ फैक्ट एल करके याद कर लो, FECTL, फैक्ट एल। एफ से क्या हो गया हमारा फाइनेंशियल नीड्स, ई से अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, सी से क्या हो गया है हमारा यहाँ पे टैक्स, सी से क्या हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस, कैश पोजीशन हो गया, टी से टैक्स कंसिडरेशन हो गया, एल से लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन। फिर से बोलो मेरे साथ, एफ से फाइनेंशियल नीड्स हो गया दीदी, ई से अर्निंग्स हो गया है यहाँ पर, सी से क्या हो गया है हमारा, फटाफट बता दो जरा मुझे, फैक्ट एल गाइस, कैश पोजीशन एंड लिक्विडिटी, टी से टैक्स बर्डन हो गया, एल से लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन हो गया है। मत करो चिट चैट और पंचायती, इधर फोकस कर लो। ये सभी चीज को कंसिडर करना है कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हियर। फाइनेंशियल नीड्स देखो, अर्निंग्स देख लो, कैश पोजीशन देख लो, यहाँ पर टैक्स देख लो एंड लीगल रिलेशंस, फैक्ट एल। अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरा, समझो चीजों को, कि अगर आपकी कंपनी डिस्काउंट कूपन आपको देती है, ठीक है, सारे शेयर होल्डर को डिस्काउंट कूपन देती है, तो तुम मुझे बताओ क्या वो डिविडेंड माना जाएगा क्या? मेरी गोलमाल लिमिटेड में तुम सभी शेयर होल्डर्स हो, राइट? मैंने तुम सभी को डिस्काउंट कूपन दे दिए। मेरी कंपनी क्या करती है, लेट्स अज्यूम स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, बहुत ही प्यारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। सो मैंने सारे के सारे शेयर होल्डर को डिस्काउंट कूपन दे दिए कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, क्या उसे डिविडेंड माना जाएगा? तो ये पॉइंट बोलता है नहीं नहीं नहीं, अगर आप डिस्काउंट कूपन देते हो सारे शेयर होल्डर को, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, केस भी आ सकता है, क्या उसे डीम डिविडेंड माना जाएगा? उसे डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इफ एट ऑल कंपनी डिस्काउंट कूपन देती है तो उसे डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ये तो कंपनी की जनरल प्रैक्टिस है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है सो दैट उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रमोट हो। परफेक्ट गौरव, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कुछ चीज हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जिसके सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इधर इट इज BSE, NSE या कोई और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अभी लिस्टेड एंटिटी को कंप्लाइंसेस थोड़े ज्यादा करने होते हैं, उसको कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी की बातें भी माननी होती है, तो थोड़े स्ट्रिक्टर कंप्लाइंसेस होते हैं, कुछ चीजें उन्हें पहले बतानी होती हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे मेरे संग, सबसे पहला रेगुलेशन 29 यहाँ पर क्या बोलता है, कोई भी लिस्टेड एंटिटी है तो उसे एटलीस्ट 2 दिन पहले प्रायर स्टॉक एक्सचेंज को बताना रहेगा बोर्ड मीटिंग के बारे में। जिस भी बोर्ड मीटिंग में आप डिविडेंड को रिकमेंड करना चाह रहे हो, सो आपको एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले किसको बताना है, स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि स्टॉक एक्सचेंज सुनो, हमारी इस बोर्ड मीटिंग में हम डिविडेंड से रिलेटेड बात करने वाले हैं, आपको ये चीजें बतानी रहेगी, इंटीमेट करना रहेगा अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो। एम आई क्लियर? अच्छा, फिर बोला गया है ये जो लिस्टेड एंटिटी उसको रिकॉर्ड डेट भी इंटीमेट करनी है, सारे स्टॉक एक्सचेंज को बताना है एटलीस्ट 7 डेज पहले। अभी रिकॉर्ड डेट क्या हुआ है, सी वी ऑल नो कि यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आज मैं हूँ शेयर होल्डर, फिर मैंने मेरे शेयर्स अगर पीयूष को ट्रांसफर कर दिए, पीयूष ने संजय को कर दिया, संजय ने गौरव को कर दिया, तो शेयर होल्डर ट्रांसफर होते रहते हैं। डिविडेंड किसको मिलने वाला है, तो कंपनी एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड करती है, इस डेट तक के जो शेयर होल्डर्स है उसे क्या मिलेगा, उसे डिविडेंड मिलेगा। जो भी कंपनी रिकॉर्ड डेट डिसाइड करेगी उससे एटलीस्ट 7 डेज पहले उसे यहाँ पर किसको बताना है, 7 डेज पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना रहेगा, प्रायर बेसिस पे बताना रहेगा। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स पार्ट फॉर्म कर रहे हैं उसमें भी हमें बताना रहेगा कितना डिविडेंड आप प्रपोज कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सो 2 दिन पहले क्या बताना है, 2 दिन पहले बताना है बोर्ड मीटिंग जो हो रही है उससे एटलीस्ट 2 दिन पहले, 7 डेज पहले आपको रिकॉर्ड डेट बताना है स्टॉक एक्सचेंज को। क्या ये क्लियर है? क्या ये डन है हमें? फिर मैं आपको कुछ मॉड्यूल के पॉइंट्स बताने वाली हूँ सो दैट आपके मन में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, एंड देन वी आर हियर
वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो मजा आ जाएगा। यहाँ तक डन है? फिर मैं आपको मॉड्यूल बताती हूँ। ऑलरेडी इतनी बार बता दिया हरीश बेटा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया है ना। यस यस गौरव। डिविडेंड एंड वारंट इज टोटली डिफरेंट उज्जवल। वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे आप वहां पर डिविडेंड क्लेम कर सकते हो। वारंट इज जस्ट लाइक अ चेक, ठीक है। डिविडेंड मतलब आपको पैसा मिल रहा है शेयर पे। किससे शेयर होल्डर का क्या फायदा होगा अंशु? वॉइस ओके ऋषि। चलो अभी तुम्हें ना मैं एक बार मॉड्यूल बता देती हूँ, दिख रहा है? सी, अगर किसी के पास मॉड्यूल है तो द पेज नंबर इज 378। अभी देखो ये टॉपिक क्या बोलते हैं। देखो मॉड्यूल में यू विल सी बहुत सारे टॉपिक्स रिपीटेड है जो हमने पढ़ ली, लेकिन ऐसा टॉपिक देख के चक्कर आता है, तो चक्कर मत आने का, मैं तुम्हें इसका क्रक्स इसका शॉर्ट में बता देती हूँ। द फर्स्ट टॉपिक जो बोलता है यहाँ पर लाइबिलिटी टू पे फाइनल डिविडेंड। ये टॉपिक सिंपल सा बोलता है कंपनी के ऊपर डिविडेंड देने की लाइबिलिटी कब आती है, कब आएगी, जब शेयर होल्डर ने डिक्लेयर कर दिया। अनटिल एंड अनलेस शेयर होल्डर ने डिक्लेयर नहीं किया है कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड किया है, फिर वो एजीएम में गए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा था हम 5% देते हैं, एजीएम में अभी तक शेयर होल्डर ने डिक्लेयर नहीं किया। सो जब तक कि शेयर होल्डर डिक्लेयर नहीं करते उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो अपनी चीज़ों को रिवोक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वंस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर फिर तो कंपनी को यहाँ पे डिविडेंड देना पड़ेगा। यही सेम चीज बोली गई है। It is open to the directors to modify or withdraw the recommendation with regard to the payment of dividend before the said recommendation is accepted by the shareholder। shareholders को accept होने से पहले BOD चाहे तो modify कर सकते हैं, उसे withdraw भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो ओपन टू द शेयर होल्डर नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। शेयर होल्डर भी चाहें तो मना कर सकते, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। लीगल लाइबिलिटी कब आएगी पेमेंट करने की? आफ्टर द शेयर होल्डर्स एट द एजीएम हैव डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ये इसका मेजर पॉइंट था, ठीक है। आगे बढ़ लूं, समझ आ गया कब लाइबिलिटी आएगी टू पे द फाइनल डिविडेंड? सी ये वही पॉइंट है जो हमने देखा, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में पैसे नहीं देने हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट देख चुके हैं ये पूरा हम लोग। को आपको मेन पॉइंट जो बताना है, लेट मी सी, आईईपीएफ से रिलेटेड ये रहा, ये आईईपीएफ से रिलेटेड आप आपकी मॉड्यूल में देखोगे, ठीक है। इज इट विजिबल गाइस? क्या ये विजिबल है? 384 द पेज नंबर इज, ठीक है, अभी तो आराम से विजिबल होगा। ये सिंपल सा कुछ चीजों के बारे में बात करता है यहाँ पर। सबसे पहला यहाँ पर बोला गया है जो भी आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड है, जो भी अनपेड डिविडेंड है, वो 7 ईयर्स के बाद कहाँ चला जाता है? आईईपीएफ में अकाउंट में चला जाता है। तो आपको एक स्टेटमेंट बनानी रहेगी आईईपीएफ 1 में, जिसमें कुछ डिटेल्स होने वाली है अथॉरिटी के पास, मेंबर्स कौन है, किसका डिविडेंड है, क्या अमाउंट है, क्या एड्रेस है। टाइम लिमिट्स नहीं 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 याद करनी, ऑलरेडी बहुत कुछ है आपके पास लर्न करने के लिए, है ना। सो आईपीएफ अथॉरिटी के टाइम लिमिट्स याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो पहले हमने पढ़ी वो टाइम लिमिट्स ध्यान रखना, ठीक है। आईपीएफ 1A किसके लिए बताया गया? ये तब की बात है जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको देख के एकदम सा ना लगे कि दीदी ये क्या नई चीज आ गया। अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक फंड में से ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर होल्डर्स का नाम कहाँ होस्ट होगा? वेबसाइट पर होने वाला है यहाँ पर, जिसमें सारी डिटेल्स होगी। शेयर होल्डर का नाम क्या है, उसका लास्ट नोन एड्रेस क्या है। क्यों लास्ट नोन? अभी का तो हमें पता ही नहीं है ना। अमाउंट क्या है, कितना अमाउंट मिलेगा आपको, ड्यू डेट क्या है ट्रांसफर होने की, एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है।
यस, देखो कंपनी को क्या करना है, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है जब वो शेयर्स को ट्रांसफर करती है। ये कब की बात है, जब शेयर्स आपके ट्रांसफर होते हैं, कंपनी को क्या करना है, सबसे पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में बताना है। अगर कोर्ट का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है, ट्रिब्यूनल का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है जो मना करता है कि तुम्हें शेयर्स ट्रांसफर नहीं करना, वो रिस्ट्रेन करता है, रिस्ट्रेन मतलब रोकता है, इन दैट केस आपको बताना रहेगा, यहाँ पर कंपनी को डिटेल्स फर्निश करनी रहेगी अथॉरिटी को IEPF 3 में कि मना किया है हमें, तो अथॉरिटी को बता दो। यहाँ पर अथॉरिटी मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड हो गया है, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सी दीज थिंग्स आर दैट, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी अनइम्पॉर्टेंट है ये, बस पूरा प्रोसीजर यही है। जैसे आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, बट यस फिर भी मैं कहती हूँ एक बार नॉर्मली रीड कर लेना, ठीक है। नॉट नेसेसरी, ये वाला पॉइंट आप रहने देंगे। हम्म, ये हमने रिफंड वाला चीज पढ़ा था, दैट वाज सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, तो रिफंड हमारा पूरा क्लियर हो चुका है कि कैसे रिफंड आप लोगे यहाँ पर। उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये रिफंड का डिटेल प्रोसीजर है। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो IEPF 5 में, फिर उसकी प्रिंट लेकर आप कंपनी के पास जाते हो, जिसको फिर से समझना था आप समझ लो। आप प्रिंट लेके कंपनी के पास जाओगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने वाले हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप नॉर्मली देख लेना, वहाँ पर नोडल ऑफिसर चेक करेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, सही है कि आपका क्लेम क्या है उसे वेरीफाई करेगा। 15 डेज के अंदर अपनी एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट बना के अथॉरिटी को भेजेगा। अथॉरिटी रिपोर्ट देखेंगे एंड बेस्ड अपॉन दैट आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। जो हमने पढ़ा दैट वाज सफिशिएंट, इसको इतना ज़्यादा लर्न नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्म से आपके, ये IEPF के फॉर्म से, कौन सा फॉर्म आपको याद होना चाहिए वो बता देंगे हम आपको। सबसे पहला IEPF 1 याद करना कि स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट है, जो कि IEPF में क्रेडिट हुआ, ड्यू डेट लर्न करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट क्या है, वो 30 डेज में देनी है। एक IEPF 1 होना चाहिए पता, और एक हमारा IEPF 5 रिफंड का, बस, ठीक है। क्या डिविडेंड रिवोक हो सकता है, नहीं, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड क्या बन जाता है, डेट बन जाता है कंपनी को, और वो रिवोक नहीं हो सकता है। सो रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। प्रिजर्वेशन वी हैव डन, डिस्क्लोजर्स हमने देख लिए हैं, ठीक है। एक प्रोसीजर देखेंगे हम, हाँ जी, ये प्रोसीजर आपको दिख रहा है। मैं क्यों मॉड्यूल की एक बार रीडिंग करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको बड़े बड़े टॉपिक्स दिख के ना टेंशन हो जाएगी क्या नया दे रखा है, बट इफ यू विल सी देयर इज नथिंग न्यू, जो हमने पढ़ा है वही है ये प्रोसीजर बोलता है फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। क्या प्रोसीजर रहने वाला है, नॉर्मली हमें पता है इंटरिम डिविडेंड का प्रोसीजर क्या होता है, बोर्ड मीटिंग में ही रिकमेंड होता है, बोर्ड मीटिंग में ही डिक्लेयर हो जाता है। सबसे पहले आपको देखना है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज कर रहे हैं ना, आप हेडिंग से ही पूरा समझ जाओगे। यस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करने चाहिए, अगर वो ऑथोराइज हैं तो बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और उसी में डिक्लेयर भी कर देते हैं। लेकिन बोर्ड मीटिंग में आप एक पॉइंट एडिशनल लिख सकते हो, बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाता है सभी डायरेक्टर्स के पास, कितने दिन पहले जाता है, 7 डेज पहले नोटिस भेज दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पर नोटिस भेज दो। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी बताओगे बोर्ड मीटिंग होने से पहले, कितने दिन पहले बताते हो स्टॉक एक्सचेंज को बोर्ड मीटिंग होने से पहले, अभी अभी हम देख कर एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले आपको बताना रहेगा। तो वही चीज़ है, स्टॉक एक्सचेंज को बता दो 2 दिन पहले, प्रायर इंटीमेट करोगे स्टॉक एक्सचेंज को कितने दिन पहले, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले, जिस बोर्ड मीटिंग में आप डिस्कस करने वाले हो अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड। कुछ मैटर्स को आपको कंसिडर करना है यहाँ पे डिविडेंड के पेमेंट करते टाइम। ये देखना है कि कंपनी के पास प्रॉफिट तो है ना अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कंपनी ने डेप्रिसिएशन माइनस करना है, पढ़कर आया ना, करेंट ईयर प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। कंपनी को लॉस अगर हो रहा है तो इंटरिम डिविडेंड में कब तक का होना चाहिए, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो वहां पर सोर्स क्या है, इट शिल नॉट बी हायर देन द एवरेज डिविडेंड, पिछले 3 साल का एवरेज निकाला जाएगा डिविडेंड का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
सेम पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इस चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेम चीज़ें हैं। स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हो गया है। सी ये स्टॉक एक्सचेंज को कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने होते हैं। आपने बोर्ड मीटिंग में डिस्कस कर दिया हमें डिविडेंड देना है, जैसे ही डिस्कशन हुआ इमीडिएटली 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। ये बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ, उसके ही 30 मिनट्स में किसको बताना है? स्टॉक एक्सचेंज को। मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोलता है हम सब चीज़ें जानना चाहते रहे बाबा, तो 30 मिनट्स में आपको स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पर बताना रहेगा। ये लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ कंप्लाइंसेस है आपके। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की बुक्स क्लोज कर दो, बोर्ड मीटिंग करो, अगर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन हुआ है किसी का तो अभी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, वहाँ से कितने दिनों के अंदर अंदर 5 डेज के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर देना है, यही सेम पॉइंट है, ठीक है। 5 डेज के अंदर कहाँ ट्रांसफर करना है? सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। डिविडेंड देना है 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। कौन कौन से मोड में देना है? कैश में, चेक में, वारंट में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, पर काइंड में पेमेंट नहीं करना है। क्या मैं कह सकती हूँ सारी चीजें ना रिपीट मोड पे आप देख रहे हो। डिविडेंड की जो टैक्सेबिलिटी होती है वो किसके हाथ में होगी? अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो कंपनी पर नहीं लगता, शेयर होल्डर्स पे या पे डिविडेंड टैक्सेबल होगा। डिविडेंड वारंट कंपनी के थ्रू आता है तो अरेंजमेंट करो आप बैंक के साथ कि वो डिविडेंड वारंट्स बन जाए। स्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड प्रिपेयर करोगे जिसमें सबका नाम होगा। कंपनी खुद से डिविडेंड वारंट प्रिंट करती है, मैंने बताया था ना, कंपनी अपना डिविडेंड वारंट प्रिंट करके शेयर होल्डर को देती है, चेक जैसा है, ठीक है। अगर कोई पर्सन शेयर होल्डर डिविडेंड वारंट लेके बैंक के पास जाता है तो भी उसे डिविडेंड का पैसा मिल जाएगा। सो इसीलिए कंपनी कोलैबोरेट करती है बैंक के साथ। तो आपको डिविडेंड वारंट यहाँ पर प्रिंट करना रहेगा। डिविडेंड वारंट को आप डिस्पैच कर दोगे, नोटिस पब्लिश करना है न्यूज पेपर में, बस 7 डेज के अंदर अंदर अगर पे नहीं किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा। आफ्टर दैट उसकी एक्सपायरी के बाद आपको क्या करना है? डिविडेंड डिक्लेयर करना है। अगर फाइनल डिविडेंड है तो क्या होगा? एजीएम में डिक्लेयर होगा। सो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है बेटे, सारी चीजें जो हमने देखी हुई है एक बार मेरे साथ बोलो। अगर 2-3 पॉइंट्स बीच में से मिस भी हो जाते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है। आर्टिकल्स ऑथराइज होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग कर लो, 7 डेज पहले नोटिस दे दोगे, ठीक है। अगर लिस्टेड कंपनी तो 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बता दोगे। बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर हो गया है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है तो 5 डेज के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दो, 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दो। पेमेंट इन चीज़ों से हो सकता है। कंपनी को अरेंजमेंट करना है, डिविडेंड वारंट सफिशिएंट नंबर में प्रिंट होने चाहिए। डिविडेंड वारंट जो है, डिविडेंड वारंट का आपको क्या करना है? पेमेंट करना रहेगा, बैंक के साथ कोलैबोरेशन कर दोगे। यहाँ पर ये पैसा जो है रहेगा, आपको पेमेंट करना है 30 डेज में। स्टेटमेंट बनानी है, यहाँ पर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो। सिंपल। सी फाइनल डिविडेंड में भी आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, भी थोड़ा दिमाग लगाना। फाइनल डिविडेंड है, बोर्ड मीटिंग में तो सिर्फ रिकमेंड होता है, डिक्लेयर कब होता है? एजीएम में डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल डिविडेंड में भी सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होगी, 7 डेज पहले नोटिस दे दो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अभी बोर्ड मीटिंग हो रही, स्टॉक एक्सचेंज को कितने दिन पहले बताओगे? 2 दिन पहले बता दोगे आप, ठीक है। 2 वर्किंग डेज पहले बताओ, बोर्ड मीटिंग कर लो। ध्यान रखना कहाँ कहाँ से आप दे सकते हो डिविडेंड। प्रॉफिट में से दे सकते हो, फ्री रिजर्व्स में से दे सकते हो, कंपनी को लॉस है तो कहाँ से दे सकते हो वो भी ध्यान रखना। कंपनी चाहे तो ट्रांसफर कर सकती, इट इज नॉट कंपलसरी, कंपनी चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है रिजर्व। स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, बोर्ड मीटिंग हो गई है उसके 30 मिनट्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, सेम रिपीट पॉइंट है। फिर बुक क्लोजर का नोटिस दे दो कि हमारी बुक्स क्लोज हो रही, इतने दिन तक के जो शेयर होल्डर्स है उन्हें ही हम डिविडेंड देंगे। डिविडेंड फाइनली कहाँ डिक्लेयर होगा? एजीएम में डिक्लेयर होने वाला है। डिविडेंड की एक स्टेटमेंट बनेगी, किसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितने शेयर्स पे मिल रहा है, कौन से अकाउंट पे मिलने वाला है। सेपरेट बैंक अकाउंट खोलोगे, 5 डेज के अंदर डिविडेंड का पैसा डिपॉजिट करोगे, डिविडेंड को पेमेंट करना है 30 डेज में। मोड्स ऑफ डिविडेंड देख लोगे, पैसा किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। सेम डिविडेंड वारंट वाला पॉइंट है आपका, एकदम डिट्टो कॉपी है। सो एक बार बस इस चीज को रीड कर लेना एंड यू ऑल आर सॉर्टेड। देखो ये SS3 क्या बोलता है, हमने शुरू में भी देखा था, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 3 डिविडेंड के बारे में बताता है, राइट।
सी बहुत सारी चीज़ें डिविडेंड के बारे में बताती है। अभी कंपनीज एक्ट भी डिविडेंड के बारे में बता रहा है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 3 भी बता रहा है। सो अगर कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है दोनों के बीच में तो आप किसकी बात मानोगे? ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट भी डिविडेंड के बारे में बताता है। तो उस केस में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं स्टैंडर्ड के बीच में, एक्ट के बीच में, तो यहाँ पर बोला गया एक्ट के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। पहले एक्ट होगा, उसके बाद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड होगा। सो एक्ट विल प्रिवेल ओवर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 3 बिकॉज ये तो गाइडलाइंस है, कुछ पॉइंट्स है जो ICSI ने इशू किया है। लास्ट में बता दिया ये SS3 किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, आई होप आई एम डन विथ ऑल द पार्ट हियर। आप एक बार देख सकते हो, दिस इज द एंड। ये जो भी रेजोल्यूशन और एनेक्चर्स दिखते हैं पार्ट ए में से नहीं पूछा जाता है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पार्ट बी में से पूछे जाते हैं। पार्ट बी के हम पूरी क्लासेस के बाद एक रेजोल्यूशन की क्लास अलग से लेंगे जिसमें आपको ड्राफ्ट प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। सो डू नॉट वरी ऑन दैट पार्ट। ठीक है, अभी आपका एक होमवर्क बताती हूँ मैं। हम्म, ये टेस्ट योर सेल्फ, ये जो है पेज नंबर 398 पे, इसको अच्छे से पढ़ना और पढ़कर मजा आएगा आपको। ठीक है, सो टेस्ट योर सेल्फ पढ़ना। सो यस, द चैप्टर इज ओवर हियर। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन से पहले हम ये सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल डू आवर तूफानी रिवीजन। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। एजीएम हुई ABC बैंकर्स लिमिटेड की 30 मई 22 को। उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया एट द रेट ऑफ 30% ऑन इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, हाउएवर कंपनी वाज अनेबल टू पोस्ट द डिविडेंड वारंट टू मिस्टर रंजन। मिस्टर रंजन एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी डिविडेंड वारंट दे नहीं पाई अप टू 25 जुलाई तक नहीं दे पाई। तो हमें दो चीजें देखनी है। आपकी एजीएम में डिक्लेयर हो गया था, तो एजीएम में डिक्लेयर हो गया था, डेट्स ध्यान रखना 30 मई 22। आपने एक शेयर होल्डर को 25 जुलाई तक अभी तक नहीं दिया है डिविडेंड वारंट, इट मीन्स उसका पेमेंट नहीं हुआ है। Okay, Mr. Ranjan filed a suit against the company for the payment of dividend along with interest at the rate of 20% per annum for the period of default. ये मिस्टर रंजन को आया गुस्सा, उन्होंने तो क्लासेस देखी थी हमारी, उनको पता चल गया अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं किया है तो वो यहाँ पर कंपनी से पैसा ले सकते हैं, डिफॉल्ट और इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन कुछ तो यहाँ पर दिक्कत थी, तो उन्होंने केस फाइल किया कंपनी के ऊपर और बोला मुझे मेरा पैसा दो, वो भी इंटरेस्ट दो एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। यू हैव टू डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या मिस्टर रंजन सक्सीड करेंगे क्या जो केस उन्होंने फाइल किया, और डायरेक्टर्स की क्या लाइबिलिटी होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग आप सभी लोगों से कि आप सही आंसर दोगे, क्योंकि कुछ तो गलत कर रहे हो आप लोग। ध्यान से शांति से सोचो, शांति से सोचो। अगर डिविडेंड 30 डेज के अंदर पे नहीं किया है, ठीक है, तो डिफॉल्ट तो हुआ, और अगर डिफॉल्ट हुआ है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा। क्या बोलूं अब मैं आप लोगों को, क्या प्रोविजन पड़ा था, 12% या 18%? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। सारी मेहनत पानी में गई छपाक। 18%, 18% परफेक्ट। आर्यन, कोमल, चांदनी, राज, उदिता, अर्शी, अब दिमाग चला। इतने दिन, इतनी देर तक 12%, 12%, 12% चल रहा था, 18% होता है। तो यहाँ पर आप प्रोविजन लिखने वाले हो, ठीक है। 18% इंटरेस्ट ही लगता है पर एनम। ओके, डायरेक्टर्स पे क्या लगता है? डायरेक्टर्स पे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू, इम्प्रिजनमेंट होगा 2 years का, प्लस 1000 रुपीज पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूज।
ये आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है जो पूछा गया था एग्जाम में। सो ऐसे ही 12% करके रह जाओगे तो फिर क्या। हम्म। ठीक है। सो दिमाग में अच्छी बात है तुम्हें स्ट्राइक करा, ठीक है। ओके। सो 20% नहीं होगा, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 30 डेज तक हो जाना चाहिए, 30th में है, 30th मई से 30 डेज तक हो जाना चाहिए। लेट हो गया है क्या, हाँ मैम लेट हो गया, 25 जुलाई को दिया है ना, कब दिया, 25 जुलाई को दिया, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इंटरेस्ट निकालोगे। द रीजन वाई आई चूज दिस क्वेश्चन कि आपको प्रोविजन याद आ जाए, यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहला 30 डेज में पेमेंट होना चाहिए, नहीं हुआ इसलिए पेनल्टी लगेगी, एंड इसीलिए आपको पेनल्टी लर्न करवाई थी। ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन है। लेट्स सी कि आप कितना रिकॉल कर पाते हो। द क्वेश्चन इज अल्फा हर्बल्स अ सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड इन द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 23. Okay, Mr. Chopra is holding 800 equity shares as on the date. State whether the act of company is according to the provisions of Companies Act 2013. समझ आया। बेटा लिख रखा है ना गौरव, आपको प्रोविजन बताना है, आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या बोलती है, पढ़ो एक बार। ये क्वेश्चन बोलता है अल्फा हॉर्बल्स एक सेक्शन 8 कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है एजीएम में 31 मार्च 23 में। मिस्टर चोपड़ा के पास 800 इक्विटी शेयर है, आपको बताना है क्या वो कर सकती है। एंड यस वेरी गुड सुभाषिश, वी गॉट द परफेक्ट आंसर। सुभाषिश बोल रहा है मैम ये जो सेक्शन 8 कंपनी है वो तो कभी डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर सकती है, ये आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। परफेक्ट। चांदनी, प्राची, अपर्णा, आर्यन, हर्षिता, गौरव, संजय, अर्शी, लक्ष्य, कुश, वेरी गुड। यस राज, अपर्णा, प्रियांशी, दिव्या, परफेक्ट। सेक्शन 8 कंपनी के पास तो प्रोहिबिशन है, इट कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड। क्या है यहाँ पर, प्रोहिबिशन है। परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। हम्म, ये पढ़ो एक बार और क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चार्मिंग एंटरटेनमेंट लिमिटेड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 16th August 22, 16th August 22 को मीटिंग हुई, उन्होंने एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया पेड अप शेयर कैपिटल पे। अभी बोर्ड उसे रिवोक करना चाहता है, उसका डिक्लेरेशन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग पे जो कि 3rd of November को है। तो हमें समझ आए 16th August को उन्होंने क्या किया, डिक 16th August को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। और अभी 3rd of November 22 को वो बोलता है उस बोर्ड मीटिंग में हम रिवोक कर देंगे, मतलब वापस ले लेंगे डिविडेंड को। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको बोर्ड को एडवाइस देना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहली बात तो क्या डिविडेंड रिवोक हो सकता है, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, क्योंकि ये तो डेट बन जाता है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, आपने डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पर किया था 16th August को, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको 5 डेज के अंदर डिपॉजिट कराना है शेड्यूल्ड बैंक में, 30 डेज में तो पेमेंट करना है, ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। सो सबसे पहला, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे रिवोक नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जान के। तो आपको लिखना है कि रिवोक नहीं हो सकता, अगर एक बार ये डिक्लेयर हो गया तो इट बिकम्स अ ड्यू फ्रॉम द कंपनी। सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 डेज के अंदर अंदर डिपॉजिट करना रहेगा, 30 डेज में पेमेंट करना रहेगा। कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर आपने 30 डेज में पेमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड पे करना है और उसे रिवोक नहीं कर सकते हो। क्या ये क्लियर है, यहाँ तक दिमाग में क्लियर है। नहीं नहीं साहिल, जो मैंने पढ़ा है दैट सफिशिएंट। नोडल ऑफिसर कैन बी डायरेक्टर, यस ज्योति। ओके चांदनी, लास्ट क्लास का डाउट था कि अगर कंपनी ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो रूल 3 की फर्स्ट कंडीशन यूज कम, ये अप्लाई होगी ना चांदनी, 100% अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 2018-19, 19-20, 2020-21, ठीक है 3 साल है, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, नील मान लेती हूँ, फिर यहाँ पर किया है 5%,
और फिर यहाँ पर क्या है 10%। तो रूल 3 की कंडीशन अप्लाई होगी, एवरेज तीनों सालों का ही लिया जाएगा। 0+5+10 डिवाइड बाय 3 पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। सो गाइज दैट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर एंड हो चुका है हमारे चैप्टर का स्वाहा। और इट्स टाइम फॉर आवर तूफानी रिविजन। ठीक है, करे क्या हमारा तूफानी सा रिविजन। क्या रेडी हो, तैयार हो? ये गौरव नोडल ऑफिसर उसी टाइम पर अपॉइंट होगा, ठीक है, ऐसे कंपनी पहले से अपॉइंट करके नहीं रखती है, उसी टाइम पर अपॉइंट होगा नोडल ऑफिसर। ओके गौरव, क्या तूफानी रिवीजन करें? अच्छा, तूफानी रिवीजन होने के बाद मुझे बताना आग लगी या नहीं लगी। सो आई नीड दैट इमोजी ऑफ फायर। ठीक है, अगर आपको लगता है आग लग गई है तो थोड़ा सा पानी पी के रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपको भी बोलना है। हाँ जी, सो लेट अस स्टार्ट। ओ हेलो सारे के सारे नादान परिंदों, यू हैव टू स्पीक विथ मी। आवाज आनी चाहिए यहाँ तक, मेरे तक आवाज आनी चाहिए, घर पर सबको पता चल जाना चाहिए, ठीक है? कि आज तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हम सारे सेक्शंस देखने वाले हैं, सेक्शन 124, 125, 126 एंड 127। इट इज ओके अगर कुछ कुछ सेक्शंस मुश्किल से याद होते, बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है, बट प्रोविजंस पता होने चाहिए। सबसे पहले हमने देखा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और उसकी टाइम लिमिट। जब से आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वहाँ से 5 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर उसे डिपॉजिट कराना है इनटू शेड्यूल बैंक, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना रहेगा। अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं किया, इफ नॉट पेड, तो 7 डेज के अंदर अंदर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज 7 डेज में उसे डिपॉजिट कर दो इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। डिपॉजिट क्या, वहाँ से 90 डेज में एक स्टेटमेंट बनेगी, शेयर होल्डर्स का नाम होगा, अमाउंट होगा, पब्लिश होगी कंपनी की वेबसाइट पे, सीजी की वेबसाइट पे। वो जो पैसा है 7 ईयर्स तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स वो पैसा IEPF अथॉरिटी में चला जाएगा। यहाँ पर हमने पहली पेनल्टी पढ़ी, अगर कंपनी ने 7 डेज के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, पैसा ही डिपॉजिट नहीं किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 डेज में, तो पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम। अच्छा, कंपनी को कितने दिनों में पेमेंट करना है शेयर होल्डर्स को? 30 डेज में। 30 डेज में पेमेंट ही नहीं किया शेयर होल्डर्स को, सो देयर इज अ डिफॉल्ट, कंपनी के पार्ट पे डिफॉल्ट हुआ है, तो इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितना लगेगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स और 1000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी पर डे जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। हालांकि सेक्शन 127 बताते हैं देर आर सम कंडीशंस जहां पर कंपनी ने अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं किया तो भी चलेगा। क्या एक्सेप्शन से, क्या सर्कमस्टांसेस है? स्पीक विथ मी। 4 चीजें। तो सबसे पहला, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कंपनी नहीं पे कर पा रही, कुछ अथॉरिटी से अप्रूवल बाकी है। सेकेंडली हमने देखा यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। थर्ड, शेयर होल्डर हैज गिवन सब डायरेक्शन टू द कंपनी, कंपनी उसे डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पा रही, कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया। एंड लास्टली, ये जो पैसा है इट इज लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम द डेट ड्यू टू द शेयर होल्डर। इन चारों केसेस में चलने वाला है। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कि डिविडेंड का पैसा कैसे पेमेंट करना है। इट कैन बी इन कैश, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, लेकिन ध्यान रहे काइंड में पेमेंट नहीं करना है। वारंट हमें समझ आ गया है क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी जहां पर कंपनी ने नाम और अमाउंट लिख रखा होता है शेयर होल्डर का। इट इज जस्ट लाइक अ चेक। डिविडेंड वारंट को प्रेजेंट करके कोई भी पर्सन उससे पैसा ले सकता है। इन्हें प्रिजर्व कब तक के लिए करके रखना है? स्पेसिफाइड पीरियड और 8 ईयर्स विच एवर इज लॉन्गर, आपको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखना रहेगा। अच्छा, सेक्शन 125 IEPF बताता है कहाँ कहाँ पर पैसा क्रेडिट होगा, कहाँ कहाँ पर पैसा जाएगा। क्रेडिट कब होगा? कोई भी डोनेशन दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, जनरल रिजर्व CG का, आपके IEPF का पैसा है, कंपनीज एक्ट 1956 का, वो आ जाएगा। एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, मेच्योर डिपॉजिट्स आ जाएंगे, मेच्योर डिबेंचर्स आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा आ जाएगा जो रिडम्पशन वाला है, एंड लास्टली अनपेड डिविडेंड अकाउंट। डेबिट कहाँ होगा, कहाँ कहाँ पैसे जाएगा? इन चारों चीजों के रिफंड में जाएगा, एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट का कोई पैसा क्लेम करना है उसको भी चला जाएगा। फिर
हमने देखा इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो एजुकेशन होती है उसमें चला जाएगा, रीइंबर्समेंट हो जाएंगे लीगल एक्सपेंसेस जो भी क्लास एक्शन सूट के लिए थे, एंड सच अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया है हमारा। आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बाद मेजर पॉइंट्स जो हमने देखे थे, चाहे इंटरम डिविडेंड हो चाहे फाइनल डिविडेंड, प्रोसीजर सेम होता है दोनों का जो हमने मॉड्यूल में से देखा था, लेकिन ध्यान रखना इंटरम डिविडेंड में आर्टिकल्स ऑथोराइज होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं यहाँ पर, उससे एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले, लिस्टेड एंटिटी है तो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करो, बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया, 30 मिनट्स बाद वापस से स्टॉक एक्सचेंज को उसका रिजल्ट बताना रहेगा आपको, राइट। फिर जैसे ही डिक्लेयर हुआ 5 डेज के अंदर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, 30 डेज के अंदर पेमेंट करना है, किन किन मोड से पेमेंट हो सकता है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखना है, कंपनी को डिविडेंड वारंट्स अरेंज करने हैं, कंपनी को कोलैबोरेट करना है बैंक्स के साथ, अकॉर्डिंगली सारा पेमेंट कर देना है। फाइनल में भी वही पॉइंट से, बट यहाँ पे AGM बीच में आ जाएगा। लिस्टेड एंटिटी के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर है, 2 वर्किंग डेज पहले किसको बताना रहेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना रहेगा, रिकॉर्ड डेट डिसाइड हुई उससे एटलीस्ट 7 डेज पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना रहेगा। यहाँ पर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में हमने क्या देखा था, अगर कोई शेयर्स पड़े हैं तो जैसे ही IPF में जाएंगे हम उसे डीम्ड ट्रांसमिशन मान लेंगे, आपकी वोटिंग राइट्स फ्रीज हो जाएगी जब तक वो IEPF में। आप कैसे रिफंड क्लेम करने वाले हो, तो जो क्लेमेंट है वो क्या करेगा, IEPF 5 फाइल करेगा, ऑनलाइन फाइल कर दिया, उसकी प्रिंट निकालेगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करेगा कंपनी को, कंपनी एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करती है, द नोडल ऑफिसर विल चेक द क्लेम, वेरीफाई करेगा एक्चुअल में क्लेम है या नहीं है, एंड बेस्ड अपॉन दैट वो अपनी एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा IEPF अथॉरिटी को विद इन 15 डेज। बेस्ड अपॉन दैट वेरिफिकेशन रिपोर्ट IEPF अथॉरिटी विल प्रोसीड फर्दर और आपको रिफंड दे देगी, कितने दिनों में रिफंड दे देगी वो कहीं स्पेसिफाइड नहीं, बट रिफंड दे देगी इलेक्ट्रॉनिकली, एंड दैट इज इट अबाउट होल ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा तूफानी रिवीजन खत्म। हाँ जी, अभी बताओ मजा आ गया क्या? बार बार रिवाइज करो आर्यन, हो जाएगा, SBIL तो काफी इजी है। हाँ, एक बार बता दो, आग लगा दी क्या, आग लगाई क्या? मैम इफ डिफॉल्ट इन पेमेंट विद इन 30 डेज, 30 डेज में पेमेंट नहीं किया, ओके, देन अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट और पेनल्टी विल बी चार्ज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। 30 डेज निकल गए ना गौरव, उसके बाद वो पैसा आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है, ठीक है, मजा आ गया? ठीक है, अच्छा, अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यू कैन फ्रीली टेल मी। सी, वी आर हियर, ऑब्वियसली वी कैंट सी योर फेसेस, लेकिन बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, सो आप बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, मन की बात इतनी भी समझ नहीं आती, राइट। सो it's my request, if is anything, there is anything which is bothering you, just let me know, okay? yes चांदनी, बेटा इसमें चार्ट की जरूरत ही नहीं है चांदनी, ये सारे तो रिपीटेड पॉइंट्स है ना, जो हमने पढ़ा वही तो रिपीटेड है, एक बार रीड तो करो, थोड़े से एफर्ट्स लो बच्चा लोग, थोड़े से एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। सी जस्ट, यस, ग्रेट ग्रेट, इजी था, मजा आ गया, रिवाइज करके अच्छा लगा। See, there is a simple thing, just tapping that emoji will don't let me know what's your problem, आपको क्या इशू हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना, टैपिंग दैट इमोजी वॉन्ट लेट मी नो, सो इफ देयर इज एनी इशू जस्ट लेट मी नो किसी भी चीज़ का, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने इतने प्यारे तरीके से रिवीजन किया और आग लगा दी है, आपको हो ना हो, बट आई एम प्राउड ऑन ईच वन ऑफ यू, और मुझे पता है जैसे इस तूफानी रिवीजन में आपने तूफान मचा दिया, आप आगे भी आपके CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम में तूफान मचाओगे ही मचाओगे। जस्ट अ लिटिल सी रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा करती हूँ, प्लीज़ 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 रिवाइज एंड देन कम, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले पूरा का पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। एक नंबर था, ग्रेट, ठीक है। निखिल जादव, प्लीज रेफर द प्लानर, ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड, बाय बाय।